Hello friends, you are warm welcome in fourth part of this series of revision sessions on direct tax laws and international taxation. Friends, आज के इस रिवीजन सेशन में हम डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर को एंड जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स इन शॉर्ट गार को रिफ्रेश करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इस रिवीजन सेशन की फ्रेंड्स डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर से। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, फर्स्ट 3 पार्ट्स में हम टीडीएस टीसीएस फॉरेन टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग को रिफ्रेश कर चुके हैं। तो अब डबल टैक्सेशन रिलीफ या फॉरेन टैक्स क्रेडिट को लेकर जो थिंग्स एग्जिस्ट कर रही हैं, मैं वो आपको क्विकली रिफ्रेश करा देता हूं। हालांकि फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपको ज्यादातर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो दी जाती है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तो आप चिंता करें ना, क्योंकि मैं इस सेशन के बाद प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज के फोर्थ पार्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उन सब की आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, तो डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर के मेनली जो रेलिवेंट है वो फ्रेंड्स 2 सेक्शन हैं। यस, सेक्शन 90 एंड सेक्शन 91। इसके अलावा जो एग्जिस्ट कर रहे हैं हम उनको भी रिफ्रेश कर लेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन 90 से। यस फ्रेंड, सेक्शन 90 कब एग्जिस्ट करता है, रिकॉल कीजिए, तब जब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता हो। फ्रेंड्स, यही तो वो सेक्शन 90 है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है क्या, कि वो आउटसाइड इंडिया किसी कंट्री, मतलब किसी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट, या आउटसाइड इंडिया किसी स्पेसिफाइड टेरिटरी, मतलब किसी फॉरेन स्पेसिफाइड टेरिटरी की गवर्नमेंट के साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में एंटर कर सकती है। ये डीटीडब्ल्यूए भला क्यों किया जाता है? व्हाट इज द अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड डीटीडब्ल्यूए? तो डीटीडब्ल्यूए की जो पर्पस है बड़े आसान है। देखो, इंडियन गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंट्री या फॉरेन टेरिटरी की गवर्नमेंट के साथ में अपने म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए कोई ऐसी इनकम जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स के लिए चार्जेबल हो, एंड जो फॉरेन कंट्री फॉरेन टेरिटरी के भी कॉरस्पॉन्डिंग इनकम टैक्स लॉ में टैक्स के लिए चार्जेबल हो, तो ऐसी इनकम के रिस्पेक्ट में रिलीफ ग्रांट करने के लिए जो डबल टैक्सेशन अपीयर हो रहा है उसके अवॉइडेंस के लिए। अब यहीं पर रुकिए फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 2020 से जो इस सेकंड पर्पस में कुछ नई चीजें जो अटैच की गई, मैं उनको आपको अब रिकॉल कराता हूं एक छोटे से एग्जांपल से। सपोज इंडियन गवर्नमेंट ने कंट्री एक्स की गवर्नमेंट के साथ में ये एग्री किया है कि कंट्री एक्स की कोई कंपनी अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदेंगी तो उस इन्वेस्टमेंट का वो इन फ्यूचर जब डिसइन्वेस्टमेंट करेंगी तो उन पर इंडिया में कैपिटल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सपोज इंडियन गवर्नमेंट कंट्री एक्स के साथ में या कंट्री एक्स की गवर्नमेंट के साथ में अपने म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशंस वगैरह को, अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाहती हैं, तो उन्होंने ये सेक्रीफाइस किया कि आपके यहाँ की जो भी एस्टैब्लिश्ड कंपनी हमारे यहाँ की कंपनी में शेयर्स खरीदेगी तो डिसइन्वेस्टमेंट पर हम उन्हें कैपिटल टैक्स नहीं लगाएंगे। अब सपोज कंट्री वाई के साथ में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कोई अरेंजमेंट है नहीं। अब कंट्री वाई की किसी वाई इनकॉर्पोरेशन को इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो करे, तो वो तो डिसइन्वेस्टमेंट पर कैपिटल टैक्स देने के लिए इंडिया में लायबल बन जाएंगी। तो कंट्री वाई की वाई इनकॉर्पोरेशन ने क्या किया, उन्होंने यहां पर इंडिया में अपना टैक्स बचाने के लिए जो इंडिया की कंट्री एक्स के साथ डीटीडब्ल्यूए है उसका एब्यूज, उसका मिसयूज करने की कोशिश की। उन्होंने कंट्री एक्स में एक कंपनी पहले फॉर्म की, कंट्री वाई की वाई इनकॉर्पोरेशन ने कंट्री एक्स में एक एक्स इनकॉर्पोरेशन कंपनी फॉर्म की, उसमें फंड्स डाले और वहां से उन फंड्स को रूट कराया इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेस करने में। फिर उसके बाद में उस उन शेयर्स को बेचा गया। तो ऑन रिकॉर्ड क्या शो हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड कंट्री एक्स की एक कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर्स का ट्रांसफर कर रही है, लेकिन कंट्री एक्स की इस कंपनी को बैकिंग कहां से मिली है, किसने पैसा दिया है, कौन वास्तव में इस इन्वेस्टमेंट को करना चाहता था, तो कंट्री वाई की वाई इनकॉर्पोरेशन।
तो ये क्या है? इट्स अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ ट्रीटी शॉपिंग कि ये वाइन कॉरपोरेशन जो डायरेक्टली बेनिफिट इंडिया की कंट्री एक्स के साथ हुई ट्रीटी का नहीं ले सकती थी, उन्होंने इनडायरेक्टली बेनिफिट लेने की यहां पर कोशिश की। वो क्या कर रही हैं? वो इंडिया कंट्री एक्स के बीच की ट्रीटी से अपना बेनिफिट शॉप कर रही हैं, चुराने की कोशिश कर रही हैं। इट्स अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ ट्रीटी शॉपिंग। फ्रेंड्स, इस केस में अब लॉ मेकर्स ने सेक्शन 90 में ही ये लिख दिया है कि जब ट्रीटी की जाएगी तो उसमें ये मेंशन कर दिया जाएगा कि इसका पर्पस टैक्स अवॉइडेंस को, इसका पर्पस डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना है, लेकिन विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी। कोई अगर आप टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन जिसमें ट्रीटी शॉपिंग भी इंक्लूडेड है उसके थ्रू अगर आप टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए बिना अगर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड या रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए बिना ही जो ट्रीटी है वो वर्क करेगी। रेगुलर बैच में तो राइटिंग में हम सब कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको यहां पर इंक्लूडिंग ऑफ ट्रीटी शॉपिंग रिफ्रेश करा दिया है। आइए देखिए जरा क्या यहां पर कह दिया गया है। तो ये जो DDAA है वो हो रहा है फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम बट विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन टैक्सेशन और रिड्यूस्ड टैक्सेशन थ्रू टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस, इंक्लूडिंग थ्रू ट्रीटी शॉपिंग अरेंजमेंट्स aimed at obtaining relief provided in the said agreement for the indirect benefit to the residents of any other country or territory। तो वो कंट्री वाई जो अदर कंट्री थी उसकी जो रेसिडेंट वाइन कॉर्पोरेशन जो इंडिया के कंट्री एक्स की ट्रीटी से डायरेक्टली बेनिफिट नहीं ले सकती थी, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट लेने की जो उन्होंने कोशिश की कंट्री एक्स में कंपनी बनाकर कंट्री एक्स से इंडियन कंपनी में शेयर्स का परचेज दिखाकर, तो वो प्लानिंग सक्सेस नहीं होगी। ये यहां पर्पस में बात ऐड कर दी गई है। इसके अलावा तो कुछ छोटे छोटे से पर्पसेस हैं ये DTAA और क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, जो टैक्स एवेजन अवॉइडेंस को प्रिवेंट करने के लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स, एंड जहां तक बात डबल टैक्सेशन रिलीफ ग्रांट करने की है, तो फ्रेंड्स इसके लिए जो पॉपुलर मेथड्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, सुनिए। तो जो पॉपुलर मेथड्स हैं उसमें एक है एग्जेम्पशन मेथड, मतलब कोई इनकम एक पर्टिकुलर कंट्री में ही केवल टैक्स की जाएगी, अदर में वो एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी, तो हो गया ना डबल टैक्सेशन खत्म। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मेथड है वो है टैक्स क्रेडिट मेथड, मतलब अब यहां इनकम को टैक्स तो बोथ कंट्रीज में किया जाएगा, जो भी रिस्पेक्टिव कंट्री की टैक्स लॉ रीड विद DTAA, इनकम को टैक्स तो बोथ कंट्रीज में किया जाएगा, लेकिन जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है ना, वो बाहर उनके रेसिडेंट जो टैक्स पे करके आए हैं उस कंट्री ऑफ सोर्स में जहां उन्होंने इनकम कमाई है, वहां जो वो टैक्स पे करके आए हैं उसका कंट्री ऑफ रेजिडेंस अपने यहां पर जो क्रेडिट है वो अलाउ कर देंगी, वो अपने यहां पर जो क्रेडिट है वो उसका दे देंगी। तो हो गया ना उस हद तक डबल टैक्सेशन खत्म कि भाई अगर सपोज मैंने यूके में इनकम 10 लाख की कमाई और 10 लाख रुपीस की इनकम पर यूके में मैं सपोज 1 लाख का टैक्स देकर आया, अभी इंडिया में मेरी वो 10 लाख की इनकम टैक्सेबल बनेगी, लेकिन इंडिया में टैक्स लायबिलिटी आ रही है 1,12,500 की, तो 1 लाख का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, इंडिया में केवल 12,500 ही मुझे देना पड़ जाएगा। तो मतलब क्या कि यहां अगर मैं बाहर नहीं टैक्स देकर आता तो मुझे 1,12,500 देना पड़ता, अब केवल 12,500 से काम चल रहा है, तो अभी भी डबल टैक्सेशन एलिमिनेट हो गया, राइट। तो ये एक्चुअली जनरली जो मेथड्स हैं वो डबल टैक्सेशन रिलीफ ग्रांट करने के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं। और जब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो जाता है तो फ्रेंड्स उसका इफेक्ट क्या आता है, देखिए अगर सपोज DTAA में लिखा है इंडिया का यूके के साथ DTAA हुआ, उसमें लिखा कि यूके बेस्ड कोई पर्सन इंडिया में रॉयल्टी इनकम कमाएगा तो केवल 8% पर इंडिया में टैक्स लगाया जाएगा, जबकि इंडिया
में तो आपको पता है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जो पोजीशन है, हमने अपने रिवीजन सेशंस की सीरीज में सेकंड पार्ट में ही सबसे पहले फॉरेन टैक्सेशन में 115A की बात की थी, जहां पर रॉयल्टी पर 10% का टैक्सेशन था, 4% सेस। तो इंडिया की लीगल पोजीशन तो ये है, जबकि ट्रीटी कहती है केवल 8% ऑल इंक्लूसिव। तो अब प्रोविजनल ट्रीटमेंट और ट्रीटी का ट्रीटमेंट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द ससी शैल प्रिवेल। छोटी सी बात है, आई होप आपको रिकॉल हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, जहां पर भी जो इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली जो टैक्स ट्रीटमेंट बन रहा है, एंड जो ट्रीटी मतलब जो डबल टैक्स एंड ऑर्डिनेंस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जो टैक्स ट्रीटमेंट निकल कर आ रहा है, इन टैक्स ट्रीटमेंट में अगर कोई डिफरेंस है तो क्या होगा उस केस में? जो प्रोविजनल ट्रीटमेंट है, जैसे 115A का ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट एज पर एग्रीमेंट, मतलब जो DTAA का ट्रीटमेंट है, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द असेसी शैल प्रिवेल। तो ये DTAA हो जाने के बाद जो इफेक्ट आता है, हमने वो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स रिफ्रेश किया। लेकिन ये बात एक केस में नहीं चलेगी। लॉ मेकर्स ने अपनी तरफ से लॉ में एक एक्सेप्शन जो दे रखा है, मैं काम करता हूं। वैसे तो रेगुलर बैच में हम कई सारी स्लाइड्स तैयार करते हैं, लेकिन एक स्लाइड मैं आपके सामने इस रिलेशन में प्रेजेंट कर देता हूं, जिससे आपको वो चीज अच्छे से रिकॉल फ्रेंड्स हो जाएगी। ठीक है, तो आइए मैं एक स्लाइड आपके सामने रखता हूं। जैसे सपोज इंडिया का मान लेते हैं, कंट्री ए के साथ में जो DTAA हुआ, उसमें यह तय हुआ क्या कि कोई कंट्री ए बेस्ड कंपनी अगर इंडिया में कोई बिजनेस इनकम कमाएगी तो उस इनकम पर उन्हें टैक्स जितना उन सर्कमस्टेंसेस में कोई इंडियन कंपनी इनकम कमाकर टैक्स पे करने के लिए लायबल बनती, उससे ज्यादा उस फॉरेन कंपनी पर, उस कंट्री ए की कंपनी पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मतलब क्या बात निकल कर आ रही है कि जो इंडियन कंसर्न को टैक्स लगता, जो बेनिफिट दिया जाता, उससे लेस फेवरेबल जो ट्रीटमेंट है वो कंट्री ए बेस्ड कंपनी को नहीं दिया जाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ये सपोज यहां पर इनके बीच में तय हो गया है। मैं मान रहा हूं कि ये सपोज इनके बीच में यहां पर तय हो गया है। ठीक है, तो ये यहां पर फ्रेंड्स मैंने मान लिया है कि ये इनके बीच में तय हो गया है। अब सुनिए जरा फ्रेंड्स, अब यहां पर जो सपोज कंट्री ए बेस्ड कंपनी है, एन कॉर्पोरेशन, उन्होंने इंडिया में भी अपना बिजनेस स्प्रेड करना था, तो उनकी एक ब्रांच सपोज इंडिया में भी एग्जिस्ट कर रही है। इंडिया में उस ब्रांच के थ्रू वो बिजनेस जो चला रही हैं, उस पर जो इनकम आ रही है, उस पर जो इनकम आ रही है, उस इनकम को हम क्या कहेंगे? सिंस ब्रांच इज नथिंग बट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हेड ऑफिस, तो मतलब जो रिटर्न है वो फॉरेन कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेशन के नाम से ही जाएगी। उस रिटर्न में जो इनकम दिखाई जाएगी, उस इनकम पर नॉर्मली जो टैक्स रेट है वो 40% लगना बनता है। लेकिन अगर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में सेम एक्टिविटी कोई इंडियन कंसर्न लाइक कोई इंडियन कंपनी अगर रन करें, तो उनके लिए जो टैक्स है वो पक्की बात है 30% से लेविएबल बनेगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ये पक्की बात है। तो DTAA सपोज ये कहता है कि अगर किसी फॉरेन कंसर्न को अगर इंडिया में कोई इनकम हो, तो सेम सर्कमस्टेंसेस में सेम एक्टिविटी कोई इंडियन कंसर्न लाइक कोई इंडियन कंपनी चलाए, तो उन्हें जो फेवर किया जाएगा, उन पर जो केबल टैक्स लगाया जाएगा, उससे लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट इस कंट्री ए की कंपनी को नहीं दिया जाएगा। तो इसका रिजल्ट तो फिर क्या आना बनता है कि भाई अगर इंडियन कंसर्न दैट इज इंडियन कंपनी को टैक्स अगर 30% लगने वाला था, तो फिर इस फॉरेन कंपनी को भी जो टैक्स रेट है वो 30% ही एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन नहीं, देखो, प्रोविजनल ट्रीटमेंट और ट्रीटी का ट्रीटमेंट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। प्रोविजनल ट्रीटमेंट के हिसाब से 40%, ट्रीटी के ट्रीटमेंट के हिसाब से 30%, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल शैल प्रिवेल। अभी तक तो हमने यही देखा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन जो सेक्शन 90 में एक्सप्लेनेशन से लॉ मेकर्स ने दे रखा है, क्या कह रखा है कि हम नॉर्मल टैक्स रेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मतलब क्या कि
ऐसे केस में आप पर टैक्स 40% से ही लगाया जाएगा और ये माना जाएगा क्या कि आपको लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको उतना ही फेवर किया जा रहा है जितना इंडियन कंसर्न को किया जा रहा है। मतलब हम उनसे 30% 30% टैक्स लेंगे, आपसे 40% लेंगे, फिर भी आपको एट पार बेनिफिट मिला हुआ माना जाएगा, आपका ट्रीटमेंट एट पार कहलाएगा। तो हम नॉर्मल टैक्स रेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये लॉ मेकर्स ने फ्रेंड्स यहां पर इस एक्सेप्शन से हमें एहसास दिला दिया है। काइंडली देखिए जरा क्या कहा गया है इसमें। इफ DTAA provides that the taxation levied on any foreign concern in India shall not be less favorably than the taxation levied on Indian concern carrying on the same activities in the same circumstances. In such a case, भले ही लिख लो आप DTAA में ऐसा, but in such a case, taxation of foreign company like in respect of its branch in India at the rate applicable to foreign company, that is 40%, of course, which is higher than the rate applicable to domestic company, that is Indian company, but shall not be regarded as less favorably charge or levy of tax in respect of such a foreign company, कि ऐसा होने पर भी वो लेस फेवरेबल चार्ज नहीं माना जाएगा, आपको उतना ही फेवर मिल रहा है जितना इंडियन कंसर्न को मिलता, ये यहां पर कहलाएगा। ये लॉ मेकर्स ने मैसेज में पास ऑन किया। तो फ्रेंड्स जो आपने ये देखा, इसका एक एक्सेप्शन आपको यहां, ऐसी सिचुएशन अगर है तो हम आपकी DTAA की बात नहीं मानेंगे, हम जो नॉर्मल रेट लगता है वही लगाएंगे और ये मानेंगे कि आपको लेस फेवरेबल बेनिफिट नहीं मिला है। मैं उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड्स कि इस स्लाइड से आपको ये चीज और अच्छे से रिकॉल हो गई होगी, राइट ना फ्रेंड्स। आइए अब मैं कुछ हल्की फुल्की सी बातें आपके सामने से क्विकली और निकाल दूं। देखो अगर सपोज कोई इंडो यूके DTAA का बेनिफिट पर्सन लेना चाहता है तो मतलब वो यूके बेस्ड पर्सन होगा, तभी उसे ट्रीटी का बेनिफिट इंडिया में क्लेम कर पाएगा। तो आप वाकई यूके के रेजिडेंट है, आपको यूके गवर्नमेंट से टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करके प्रैक्टिकली इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट में प्रेजेंट करना होगा, तभी आप बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड होंगे, अदरवाइज नहीं। लॉ मेकर्स ने फ्रेंड्स DTAA का बेनिफिट लेने के लिए अब इस तरह की कंडीशन का लॉ में जिक्र कर रखा है, ठीक है, कि DTAA का बेनिफिट अगर चाहिए, कोई नॉन रेजिडेंट कहता है कि उस पर वो DTAA अप्लाई होता है तो वो तब तक उस DTAA की रिलीफ को क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगा जब तक कि वो जिस कंट्री का रेजिडेंट है उस फॉरेन कंट्री के रेजिडेंट होने का सर्टिफिकेट, दैट इज टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, वो वहां की गवर्नमेंट से ऑब्टेन नहीं कर लेता। अगर वो कहता है कि इंडो यूके DTAA मुझ पर अप्लाई होता है तो वो उसे यूके गवर्नमेंट से यूके का रेजिडेंट होने का सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा। वो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रेजेंट प्रैक्टिकली कर देगा तब उसका बेनिफिट लेने के लिए एंटाइटल्ड होगा, उसके बिना बिल्कुल नहीं। और इसके अलावा बोर्ड भी कुछ इंफॉर्मेशंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, आपको वो भी प्रेजेंट और फर्निश करने होंगे। तो वो अफोर्सेड अससी वे अदर डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा जो बोर्ड प्रेस्क्राइब करे, ठीक है। बोर्ड ने रूल 21AB से सर्टेन थिंग्स है जो प्रेस्क्राइब कर रखी है, वो रेगुलर बैच का पार्ट एंड पार्सल है। आइए मैं अब आपको ले चलता हूं थोड़ा आगे। फ्रेंड्स हम मूव कर रहे हैं सेक्शन 91 में। ये कब एप्लीकेबल होता है, बहुत आसान है, तब जब DTAA एग्जिस्ट ना करता हो। इस रिलीफ को हम कहते भी हैं यूनिलैटरल रिलीफ, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो सेक्शन 90 की रिलीफ कहलाती है बायलैटरल रिलीफ, जहां DTAA होता है वहां पर इंडियन गवर्नमेंट और फॉरेन कंट्री फॉरेन टेरिटरी की गवर्नमेंट मिलकर टैक्स पेयर को बेनिफिटेड करती हैं, है ना। लेकिन यहां सेक्शन 91 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से रिलीफ दे रही है। लेकिन ये रिलीफ कब मिलेगी किसी भी टैक्स पेयर को, जब वो इंडिया का रेजिडेंट हो, उसने आउटसाइड इंडिया इनकम अर्न की और आउटसाइड इंडिया वो उस इनकम पर टैक्स देकर आया हो, ठीक है। अच्छा रिलीफ कितनी मिलेगी, तो जो भी डबल टैक्स्ड इनकम है उस पर आपका इन इंडिया जो भी टैक्स बन रहा है आप वो निकाल लीजिए, जो भी डबल टैक्स्ड इनकम है उस पर आपका फॉरेन कंट्री में क्या टैक्स बन रहा है आप वो चेक कर लीजिए और विच एवर इज लोअर की हमसे रिलीफ ले लीजिए। अब ये इंडियन टैक्स या फॉरेन टैक्स उस डबल टैक्स्ड इनकम से एट्रीब्यूटेबल निकालें कैसे, बहुत आसान है।
आप जो भी आपकी इंडिया में टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम पर इंडिया में जो भी आपका टोटल टैक्स बन रहा है, तो इंडिया में टोटल इनकम पर आपका टैक्स है इतना, तो फिर डबल टैक्स्ड इनकम से एट्रीब्यूटेबल टैक्स आपका बनेगा कितना। आ गया ये इंडिया में उनका उस डबल टैक्स इनकम से एट्रीब्यूटेबल टैक्स। सिमिलरली फॉरेन कंट्री में आपकी टोटल टैक्स्ड इनकम पर, फॉरेन कंट्री में आपकी टोटल टैक्स्ड इनकम पर टैक्स बना इतना, तो डबल टैक्स्ड इनकम से एट्रीब्यूटेबल टैक्स आएगा कितना। ये फ्रेंड्स उस डबल टैक्स्ड इनकम से एट्रीब्यूटेबल फॉरेन टैक्स हो गया, विच एवर इज लोअर का बेनिफिट यहां मिल पाएगा। देखिए ये तो है प्लेन वर्किंग, ये तो हुई प्लेन वे में बिल्कुल वर्किंग, राइट, कि भाई टोटल इनकम पर इतना टैक्स तो डबल टैक्स इनकम से एट्रीब्यूटेबल कितना टैक्स, टोटल इनकम पर इतना फॉरेन टैक्स तो डबल टैक्स इनकम से एट्रीब्यूटेबल कितना टैक्स। लेकिन और भी कुछ अप्रोचेस हैं, और वो अप्रोचेस क्या हैं मैं वो आपके सामने और रख देना चाहूंगा। अगर आप इंडिया की टोटल इनकम रख रहे हो डिनोमिनेटर के तौर पर और टोटल टैक्स को रख रहे हो न्यूमरेटर के तौर पर, तो वास्तव में इससे आ क्या रहा है, वास्तव में इससे आप इंडिया में ऑन एंड एवरेज किस रेट से टैक्स देने के लिए लायबल बन रहे हो, वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया आपकी नजर हमें आ रही है। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेन कंट्री में टोटल इनकम जो आपकी टैक्स हुई और जो आपने टोटल टैक्स पे किया, इससे आ क्या रहा है कि ऑन एंड एवरेज आप किस रेट से फॉरेन कंट्री में टैक्स देकर आए हैं, तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स आउटसाइड इंडिया या इन फॉरेन कंट्री यहां पर आप इस तरह से निकाल रहे हैं, यही यहां पर कहना बनता है, राइट। एवरेज रेट ऑफ टैक्स, और इस अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं, एवरेज रेट ऑफ टैक्स यहां इन फॉरेन कंट्री, ओके, फॉरेन कंट्री में आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स ये बन रहा है। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, दूसरी अप्रोच क्या यहां पर फ्रेंड्स बनती है कि जो भी आपकी डबल टैक्स्ड इनकम है इंडिया, उसमें इंडिया का एवरेज रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई करके एक टैक्स की फिगर निकाल दो, और जो भी आपका उसी डबल टैक्स इनकम पर फॉरेन का जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है उससे आप यहां पर टैक्स निकाल दो, और विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में लोअर आएगा उसकी आप हमसे रिलीफ ले लो, तो रिजल्ट तो वही आना है जो भी हमने इस तरह से यहां पर निकाला है, ठीक है। या एक और अप्रोच है फ्रेंड्स, क्या आप इंडियन एवरेज रेट और फॉरेन कंट्री का जो एवरेज रेट है इन दोनों को कंपेयर कर लो, और कंपेयर करने के बाद जो लोअर आए उसी को आप डबल टैक्स इनकम पर अप्लाई कर दो, सीधा आपको डबल टैक्स रिलीफ यहां पर पता लग जाएगी, राइट। तो ये तीन अप्रोचेस हैं जो मैंने आपके साथ आपको यहां रिफ्रेश कराई हैं, क्योंकि सजेस्टेड सॉल्यूशन में कभी कोई अप्रोच इंस्टीट्यूट अडॉप्ट कर लेते हैं या कभी कोई अडॉप्ट कर लेती है, तो वहां दिक्कत ना हो इसके लिए ये तीनों अप्रोचेस मैंने यहां रिकॉल आपको करा दी हैं। और एक काम करते हैं, मैं किस तरह से चीजें वर्क करेंगी, वैसे तो मुझे ढेर सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करनी है प्रैक्टिस सेशन में, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने यहां क्विकली प्रेजेंट कर देता हूं। फ्रेंड्स यहां देखिए, ये जो सिचुएशन बन रही है इसमें मिस्टर एक्स हमारे ऑर्डिनरी रेजिडेंट एसएससी हैं, ओके, और इन्होंने एक बुक राइट की, उस बुक का उन्होंने कॉपीराइट किसी यूएस में पब्लिकेशन हाउस को यूज के लिए दे दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वो पब्लिकेशन हाउस बुक पब्लिश करके रॉयल्टी इनकम बुक पब्लिश करेंगे, उसके बदले में मिस्टर एक्स उनसे रॉयल्टी इनकम लेंगे, और मिस्टर एक्स की रॉयल्टी इनकम यूएस में उस पब्लिकेशन हाउस से जो हुई है वो 10 लाख है, राइट। इस पर यूएस में उन्हें टैक्स भी लगा 2 लाख का मैंने मांग लिया। सपोज मिस्टर एक्स जिनकी अदर इनकम भी है इंडिया में कितनी 8 लाख रुपीस की, जीटीआई आ गई 18, और 80 क्योंकि बीम की डिडक्शन 3 लाख रुपीस की आपको पता होना चाहिए ऑथर को मिलती है, राइट। जो भी फ्रेंड्स रिसर्चर इन्वेंटर वगैरह होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, एटीआरआर बी में 3 लाख की डिडक्शन मिलती है, उसी तरह से जो ऑथर को ऑथर वगैरह होते हैं उनको 80 क्योंकि बी में 3 लाख की डिडक्शन मिलती है, तो वो हमने यहां पर दे दी, और टोटल इनकम 15 लाख पर जो टैक्स इंक्लूडिंग सेस है वो आप निकालेंगे कि इंडिविजुअल का ये आएगा, तो वो निकाल दिया। अब यहां पर फ्रेंड्स आप देखिए, सपोज इंडिया का यूके के साथ में डीटीडब्ल्यूए नहीं है, मैंने मान लिया, तो सेक्शन 90 का स्कोप खत्म, अब यहां पर केवल और केवल सेक्शन 91 ही है जो बच गया, हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, राइट ना। तो अब इस केस में सबसे पहली जरूरत है कि डबल टैक्स्ड इनकम किसे कहा जाए, क्या 10 लाख डबल टैक्स्ड इनकम है ना,
भले ही आपने यूएस में टैक्स 10 लैक्स पर दिया है, लेकिन इंडिया में तो आउट ऑफ दिस 10 लैक्स हमने 3 लैक्स की आपको डिडक्शन दे दी ना। तो जो आप इंडिया में टैक्स करा रहे हो वो तो केवल नेट 7 लैक्स ही करा रहे हो ना। तो 7 लैक्स आउट ऑफ 10 लैक्स वो फिगर है जिस पर आपने यूएस में भी टैक्स दिया है और जिस पर आप इंडिया में भी टैक्स देने के लिए लायबल बन रहे हो। तो ये कहलाएगी डबल टैक्स्ड इनकम। मतलब आइडिया लग गया होगा आपको इस बात से क्या, कि जो डबल टैक्स्ड इनकम होती है वो डबल टैक्स्ड इनकम नेट इनकम होती है, इनकम आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन एज अवेलेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पर डबल टैक्स्ड इनकम हम कह सकते हैं कितनी हो गई, 7 लाख रुपीस की। तो बस अब क्या रह गया, 7 लाख पर आप इन इंडिया उनका टैक्स चेक कर लो, कैसे निकालेंगे। अरे 273 अगर टैक्स है टोटल 15 लाख की इनकम पर, तो डबल टैक्स इनकम 7 लाख से एट्रीब्यूटेबल टैक्स कितना बनेगा, आप वो चेक करेंगे। और सिमिलरली यूएस में 10 लाख पर टोटल टैक्स दिया 2 लाख, तो 7 लाख से एट्रीब्यूटेबल टैक्स कितना बनेगा, व्हिच एवर इज लोअर, जो भी लोअर है उसकी हम यहां पर रिलीफ दे देंगे। ये फाइनल पेबल सम यहां पर हमारे एसएससी का कहलाएगा। तो ये मैंने कुछ टेक्निकल नहीं किया है फ्रेंड्स, ये सारी जो चीज है ये आपने यहां पर अभी देखी, ठीक है। तो सेक्शन 91 भी मैं उम्मीद कर रहा हूं आपका अच्छे से रिकॉल हो गया होगा। और इंडियन गवर्नमेंट का, या मैं यूं कहूं कि इंडियन इंडियन मैं ये कहूं कि इंडिया और फॉरेन कंट्री या फॉरेन टेरिटरी की गवर्नमेंट का, खासकर फॉरेन टेरिटरी की गवर्नमेंट का एंड इंडियन गवर्नमेंट का डबल टैक्स ऑर्डिनेंस एग्रीमेंट के ईच एंड एवरी क्लॉज को डिस्कस एंड डिसाइड करने में, या इन सिंपल वर्ड्स डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट को तैयार करने में जो टाइम लगता है वो बच सके, इसके लिए जो एसोसिएशन लेवल पर ट्रीटी के प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 90 ए में, आइए अब हम उसे क्विकली यहां पर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो सेक्शन 90 ए लॉ मेकर्स ने जो लॉ में रखा है, यहां पर क्या कहा गया है कि इंडिया में एक एसोसिएशन स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, एंड इसी तरह से आउटसाइड इंडिया किसी स्पेसिफाइड टेरिटरी में कोई एसोसिएशन स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। अब जिन पर्पसेस के लिए इंडियन गवर्नमेंट और फॉरेन टेरिटरी की गवर्नमेंट आपस में डीडीडब्ल्यू में एंटर करती हैं, बिल्कुल उन्हीं सेम पर्पसेस के लिए ये इंडियन एसोसिएशन एंड फॉरेन एसोसिएशन आपस में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में एंटर कर लेंगे। और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक नोटिफिकेशन इशू करके उस तैयार हो चुकी डीडीडब्ल्यू को अडॉप्ट एंड इंप्लीमेंट कर देंगी कि उस स्पेसिफाइड टेरिटरी के लोगों को इंडिया में डबल टैक्स रिलीफ किस तरह से दी जाएगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो फ्रेंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एसोसिएशन स्पेसिफाई किए जाएंगे। तो एसोसिएशन लेवल पर डीटीडब्ल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहां पर डिस्कस किया, इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी वगैरह तो रेगुलर बैच की बातें हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको पूरा रिकॉल हो गया होगा। और आइए अब मैं आपको ले चलता हूं एक और लॉ मेकर्स के अच्छे एफर्ट की तरफ। सुनिए, देखिए क्या होता है, सपोज मैं इंडिया बेस्ड एसएससी यूके में कोई इनकम अर्न करता हूं। अब मेरी जो इंडो यूके डीटीडब्ल्यू की इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंगली वो यूके वाली इनकम मेरी यूके में टैक्स नहीं होनी चाहिए, केवल इंडिया टैक्स होनी चाहिए। तो यूके टैक्स डिपार्टमेंट नहीं माना, उन्होंने मुझसे उस इनकम पर यूके में टैक्स ले लिया, उनकी इंटरप्रिटेशन कुछ अलग निकली, उन्होंने मुझसे यूके में टैक्स ले लिया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैंने यूके में अपील फाइल कर दी, वहां की टैक्स अथॉरिटी, हायर टैक्स अथॉरिटी के पास अपील लेकर चला गया। तो अब मैं उस इनकम पर, सिंस इंडिया में ऑर्डिनरली रेजिडेंट हूं, ग्लोबल इनकम इंडिया में चार्जेबल है, तो मुझे वो यूके वाली इनकम इंडिया में दिखानी है, मेरे हिसाब से वो इंडिया में टैक्स होनी चाहिए थी, लेकिन यूके वालों ने टैक्स कर दी। हालांकि मैं वहां पर लड़ रहा हूं, मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया में तो मुझे रिटर्न में इनकम दिखानी पड़ेगी, जो यूके में मैं टैक्स पे करके आया हूं, क्या मैं इंडिया में उसका क्रेडिट ले पाऊंगा? देन आंसर इज नो। फ्रेंड्स अभी उस टैक्स का पेमेंट फाइनल कहां है, मैं तो उस पर लड़ रहा हूं, ठीक है। और फॉरेन टैक्स क्रेडिट के साथ डील विद करने वाला रूल 128 भी ये कहता है कि जब तक डिस्प्यूट सेटल नहीं हो जाएगा तब तक आप डिस्प्यूटेड टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकते। तो अब चलो, मैंने जो फॉरेन कंट्री में टैक्स दिया उसका मुझे अभी तो क्रेडिट नहीं मिला, मेरी रिटर्न की प्रोसेसिंग हो गई या असेसमेंट भी हो गया, लेकिन सब्सिक्वेंटली सपोज यूके में मैं जो टैक्स लड़ रहा, यूके में मैं जो केस लड़ रहा था उस इनकम पर, वहां ना टैक्सेशन के लिए वो मैं केस हार गया।
मान लेते हैं, वहां मेरा टैक्स पेमेंट कंफर्म हो गया। अब तो मैं ये चाहूंगा ना कि कम से कम उस इनकम पर इन इंडिया मैंने जो टैक्स दिया था, मुझे अब फॉरेन टैक्स का यहां उसमें क्रेडिट मिल जाए। तो यस, अब एओ की ड्यूटी होगी कि डिस्प्यूट की वजह से अगर एसएससी को किसी फॉरेन टैक्स का क्रेडिट अगर पहले नहीं मिला था, तो डिस्प्यूट के सेटल हो जाने के बाद में एसएससी को उस टैक्स का क्रेडिट दिया जाएगा। इसके लिए ईओ रिटर्न की इंटीमेशन है, तो उसे असेसमेंट हो चुका है, तो असेसमेंट के ऑर्डर को अमेंड करेगा। बस टैक्स पेयर की ड्यूटी क्या है कि वो डिस्प्यूट के सेटलमेंट वाले मंथ के क्लोज होने से 6 मंथ्स में डिस्प्यूट के सेटलमेंट का एविडेंस, टैक्स पे किया है इस बात का एविडेंस, एक अंडरटेकिंग कि भाई मैंने कभी क्रेडिट ना अभी तक लिया है ना आगे लूंगा, बस अभी दे दीजिए। ठीक है, तो ईओ की ड्यूटी है कि उसे क्रेडिट देना पड़ेगा। आइए देखिए, हो गया सेक्शन 155 सबसेक्शन 16 सबसेक्शन 14 ए आपका रिवाइज। ठीक है, आप एज पर सेक्शन 155 चले, दैट्स मोर देन इनफ फ्रेंड्स। देखिए, if due to dispute upon foreign tax payment, credit for such tax under section 90, 90, 91 has not been given, and if subsequently such dispute is settled and the succeed within 6 months from the end of the month in which the dispute is settled, furnishes to the AO evidence of settlement of dispute and evidence of payment of such tax along with an undertaking that credit has not been claimed or will not be claimed in future, then assessing officer shall allow credit for the same by amending assessment order or intimation under section 154। ठीक है, हाँ, अब मैं कह सकता हूं कि डबल टैक्स एंड रिलीफ चैप्टर से रिलेटेड जो चीजें हमें रिफ्रेश करनी थी, वो हमने इन ऑल इस स्टेज पर यहां रिफ्रेश कर ली हैं। ठीक है, तो डबल टैक्स एंड रिलीफ चैप्टर में आपने सबसे पहले बायलैटरल रिलीफ वाला जो सेक्शन था, सेक्शन 90, वो यहां पर रिफ्रेश किया। ओके, इसके बाद में हमने यूनिलैटरल रिलीफ को लेकर जो चीजें थी वो सेक्शन 91 की हेल्प से रिफ्रेश कर ली। देन एसोसिएशन के लेवल पर जो कॉन्सेप्ट है डीटीडब्ल्यू की प्रिपरेशन का, वो रिकॉल किया, और फॉरेन टैक्स क्रेडिट जिसका पहले डिस्प्यूट की वजह से आपको बेनिफिट नहीं मिल पाया था, डिस्प्यूट के सेटलमेंट के बाद आप उसका बेनिफिट ले सकेंगे, वो चीज भी हमने यहां रिकॉल कर ली। चलिए, अब हमारा आगे जो एजेंडा है आज का, मैं उसमें आपको लेकर बढ़ रहा हूं। ठीक है, दैट इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ओके, अच्छा, अब पहले चलो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको रिकॉल कराता हूं। फ्रेंड्स, ब्रॉडली 3 चीजें होती हैं क्या? टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, ब्रॉडली स्पीकिंग। ठीक है, टैक्स के कम पेमेंट को लेकर ये 3 केस बनते हैं। टैक्स प्लानिंग कि भाई लॉ मेकर्स जो बेनिफिट आपको जिस तरह से देना चाहते हैं, आप लॉ मेकर्स की इंटेंट के अकॉर्डिंगली वो बेनिफिट अगर लेते हैं, तो दिस इज अ केस ऑफ टैक्स प्लानिंग कि भाई मैंने एलआईसी पे किया, टीसी क्लेम किया, तो कोई गुनाह नहीं किया। राइट, टैक्स अवॉइडेंस मतलब आप बेनिफिट लॉ का लेते हैं, लॉ में लॉ को ब्रेक तो नहीं करते हैं, लेकिन लॉ मेकर्स की इंटेंट के अकॉर्डिंगली भी बेनिफिट अगर आप नहीं लेते हैं, मतलब लॉ में कोई लूपहोल निकाल कर बेनिफिट चुरा लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, जिस तरह के केसेस की हम इस टॉपिक में आगे बात करने वाले हैं। और एक होता है टैक्स इवेजन, कि सीधा सीधा टैक्स की चोरी, कि बोगस एक्सपेंस पीएनएल में डाल दिया जिससे प्रॉफिट कम हो जाए, टैक्स बच जाए। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स की, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां इस केस में अवॉइडेंस टर्म से आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये जो यहां आपको अवॉइडेंस टर्म से आइडिया लग रहा होगा कि जो गार है वो प्लानिंग और इवेजन नहीं, बल्कि अवॉइडेंस, मतलब टैक्स अवॉइडेंस के साथ में डील करता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहां टैक्स अवॉइडेंस को लेकर भी 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है सार, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स, इन शॉर्ट सार, और एक होता है गार। ठीक है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। डियर फ्रेंड्स, सार ऐसी नॉन टैक्स प्लानिंग को टारगेट करते हैं जो टैक्स पेयर जनरली टैक्स बचाने के लिए यूज करने का ख्वाब देखते हैं। जैसे कोई एसएससी अपने किसी रिलेटिव को ज्यादा पेमेंट ऑन रिकॉर्ड दिखाकर ज्यादा एक्सपेंस क्लेम करके अपने टैक्स बचाने की कोशिश करना चाहेगा, तो सेक्शन 4D 2 पीजीबी में दे दिया।
कि भाई जो भी फेयर अमाउंट ऑफ एक्सपेंस होगा वही अलाउ होगा, बाकी वो डिसअलाउ कर पाएगा। इसी तरह से एमएनसी ग्रुप की जो ग्रुप कंपनीज हैं वो इंटर ग्रुप पेमेंट में मैनिपुलेशन करके वो टैक्स बचाने की कोशिश करेंगी, तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस लॉ में रखे गए। या इंटर यूनिट ट्रांसफर के थ्रू कोई एसएससी अपने एलिजिबल बिजनेस से नॉर्मल बिजनेस में गुड्स वगैरह मैनिपुलेटेड प्राइस पर ट्रांसफर दिखाकर टैक्स बचाने की कोशिश करेगा, तो डिडक्शंस चैप्टर में टीआईए सबसेक्शन 8 में ईओ को पावर दे दी कि आप रीजनेबल प्रॉफिट को बेस बनाना। और ये तो याद होगा आपको, ट्रांसफर प्राइसिंग में भी सेक्शन 92 बीए में हमने डिस्कस किया था कि अगर वैल्यू 20 करोड़ से ज्यादा है तो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस भी वहां एप्लीकेबल हो सकेंगे। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सार। ठीक है, अगर हम यहां बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स गार की, गार में जनरल टर्म आपको ये हिंट दे रहा है कि जहां ऑलरेडी कुछ स्पेसिफिक है वहां पर ये अपनी बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। तो मैं ना आपकी कन्वीनियंस के लिए फ्रेंड्स यहां पर जो ढेर सारी स्लाइड्स हम तैयार करते हैं रेगुलर बैच में, उसमें से कुछ एक स्लाइड्स मैंने इस टॉपिक की भी आपके सामने आपके लिए यहां पर प्रेजेंट कर दी है। जैसे गार की जो एप्लीकेबिलिटी है, देखिए जो केसेस बनते हैं, सबसे पहले टैक्स प्लानिंग और टैक्स एवेजन के केस में तो गार का कोई स्कोप ही नहीं है ना। हाँ, क्योंकि यहां पर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, मतलब ये टैक्स अवॉइडेंस पर ही केवल एप्लीकेबल हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, उसमें भी हम चेक करेंगे अगर सार है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी आपके सामने रखे भी, तो वहां पर जहां स्पेसिफिक है वह जनरल बीच में नहीं आएगा। तो जो जनरल चीजें हैं वो कब वर्क करेंगी, अगर सार नहीं है तो उस केस में गार के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। तो गार के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी के लिए दो बातें पूरी होनी चाहिए, एक तो टैक्स अवॉइडेंस का केस होना चाहिए और उस केस में कुछ भी स्पेशल ना हो। अगर सार है तो फिर गार नहीं लगेगा। ओके, और ये चीजें मैंने आपको राइटिंग में माय डियर फ्रेंड्स यहां पर ये स्टार्टिंग में इस टॉपिक के बैकग्राउंड में भी दे रखी हैं। ओके, अच्छा, अब इस चैप्टर का जो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 95, मैं उम्मीद कर रहा हूं इतने डिस्कशन से आपको आइडिया लग रहा होगा कि गार के जो प्रोविजंस है वो कब एप्लीकेबल होंगे। चलो एक केस स्टडी भी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं, गार की एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी को लेकर एक केस भी मैं आपके सामने आइए रख देता हूं। देखेंगे आप ये जो सिचुएशन, यस माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर ये जो केस है इसमें हमारी एसएससी कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, और ये जो एक्स लिमिटेड कंपनी है ना, इनकी मान लेते हैं एक यूनिट सपोज एसईजेड में है और एक इनकी नॉन एसईजेड में है। ठीक है, नॉन एसईजेड वाला मतलब बिजनेस टैक्सेबल बिजनेस, वहां गुड्स प्रोड्यूस हुए और वहां से उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरनेट ट्रांसफर शो किया गया उनके द्वारा अपने डिडक्शन के लिए एलिजिबल बिजनेस में, क्योंकि एसईजेड वाले बिजनेस के प्रॉफिट पर तो टेंडर वाले मिल जाना है। ओके, लेकिन जो ट्रांसफर दिखाया गया उसके लिए मैनिपुलेटेड प्राइस मतलब नॉर्मल से लोअर प्राइस पर वो ट्रांसफर दिखाया गया। हाँ, जिससे कि उन्हें नॉर्मल बिजनेस में जो क्रेडिट इफेक्ट है वो कम देना पड़े। तो जो इंटरनेट सेल्स दिखाई गई है वो लोएस्ट प्राइस पर दिखाई गई, जिससे कि प्रॉफिट कम आया, उनका टैक्सेबल बिजनेस में कम बना। इधर जो इंटरनेट परचेज है नो डाउट वो कम पर बुक कर पाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो उसकी टेंडर वाले में डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। क्या इस केस में सस्ती टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑफ कोर्स यस। तो क्या हम गार लगा दें ना? देखो ये जो केस है, इस केस में ये इंटरनेट ट्रांसफर का केस है, डिडक्शंस चैप्टर में सेक्शन 80 आई है सबसेक्शन 8 से लॉ मेकर्स ने डिडक्शंस चैप्टर में इस तरह के केस में एओ को एम्पावर किया है कि आप केवल रीजनेबल प्रॉफिट तक डिडक्शन देना, बाकी डिसअलाउ कर देना। इसी तरह से एसईजेड का केस है तो 10 में ये बात कही गई है, और अगर 20 करोड़ से ज्यादा के इस तरह के ट्रांजेक्शन अगर एसएससी के हो तो फिर तो वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन बन जाता है, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस पिक्चर में आ जाते हैं। तो जब सार गिवन है तो फिर गार की बात बीच में नहीं आएगी। तो मतलब आपको इस एक छोटे से एग्जांपल से ये आइडिया लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि जहां पर भी टैक्स बचाने की टैक्स पेयर कोशिश कर रहा है तो हम ब्लाइंडली गार के प्रोविजंस एप्लीकेबल बना देंगे। तो आंसर इज नो।
ठीक है, तो या जहां पर टैक्स इवेजन का केस है या जहां पर टैक्स अवॉइडेंस का केस है लेकिन सार गिवन है, तो वहां पर गार के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी को लेकर एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा। या मैंने तो सेम एसएससी की दोनों अंडरटेकिंग्स यहां पर ले ली। अगर ये किसी और के साथ मिलकर अगर टैक्स बचाने की कोशिश करती तो उसके लिए भी 80 सबसेक्शन 8 वगैरह में 92 बीए वगैरह में जो स्पेसिफिक प्रोविजंस है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अरे आपको याद होगा मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस में जो 92 बीए में स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की लिस्ट में वो जो दूसरा केस था वो वही था ना, ट्रांजैक्शन बिटवीन एलिजिबल बिजनेसमैन एंड नॉर्मल बिजनेसमैन। ठीक है, तो उस तरह के केस में भी जब वो स्पेसिफिक प्रोविजंस है तो गार नहीं लग सकता। ये रिसेंटली एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन दिया गया था गार की एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी को लेकर, तो वहां पर आपको सेम लाइन पर जो पॉइंट है वो यूज किया दिया गया था, आपकी नॉलेज टेस्ट की गई थी। ठीक है, चलो अब मैं फ्रेंड से काम करता हूं। ये तो मैंने गार की एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी को लेकर थोड़ी सी चीजें आपको रिफ्रेश कराई कि ये वास्तव में किस तरह के केसेस में एप्लीकेबल होगा, किन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा, अलोंग विद दिस केस स्टडी। लेकिन मेनली जो प्रोविजनल एस्पेक्ट है इस टॉपिक का मैं वो भी आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो थोड़ा सा कम रेलिवेंट है, यस, दैट इज सेक्शन 95 जो चार्जिंग सेक्शन है गार के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी को लेकर। क्या कहता है कि अरे कोई भी अरेंजमेंट एसएससी के द्वारा एंटर किया गया कोई भी अरेंजमेंट इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर किया जा सकता है, एंड जो इससे अराइज होने वाले टैक्स के रिलेशन में कॉन्सिक्वेंसेस को इस गार चैप्टर के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली डिटरमाइन किया जा सकता है। अरे यहां पर इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट आप किस ट्रांजैक्शन को डिक्लेयर कर सकते हो, ये तो हमें इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के मीनिंग से पता लगेगा। लेकिन बस आपको ये अभी कंसीडरेशन में लेकर चलना है कि हां एसएससी का कोई अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर हो सकता है और फिर इस गार चैप्टर के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस को प्रोवाइड किया जा सकता है। यहां अरेंजमेंट में कंप्लीट ट्रांजैक्शन ही ऑलवेज नहीं आएगा। यहां पर जो एज अ होल ट्रांजैक्शन मतलब कंप्लीट ट्रांजैक्शन के अलावा जो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो स्टेप ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन है वो भी आएंगे। इवन जो अलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह के केस भी यहां फॉल करेंगे। मेनली फ्रेंड्स यहां अगर बात चल रही है कि गार के प्रोविजन तभी लग सकते हैं जब इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कोई अरेंजमेंट डिक्लेयर हो पाएगा। तो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट का मीनिंग आप किससे लोगे, कोई ऐसा अरेंजमेंट जो दो बातें पूरी करे। क्या, एक तो उस अरेंजमेंट का मेन पर्पस टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना आपका रहा हो, या अगर आपके कई पर्पसेस हैं तो उसमें से एक मेन पर्पस आपका टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना रहा हो और लॉ मेकर्स ने कुछ टेंटेड एलिमेंट्स प्रोवाइड किए हैं मतलब कुछ टेस्ट दिए हैं, उन फॉलोइंग टेस्ट में से कोई टेस्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मेन तो फ्रेंड्स वो टेस्ट ही है। उससे पहले अगर आप बात कर रहे हो कि एसएससी का मेन पर्पस टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना रहा हो तो भला टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना कब कहलाएगा। इस टॉपिक की सबसे जो इजी चीज है वो यही है, लॉ मेकर्स ने टैक्स बेनिफिट को भी इस पर्पस के लिए डिफाइन किया हुआ, उसमें कुछ भी टेक्निकल है ही नहीं फ्रेंड। सुनो, एसएससी का कोई अरेंजमेंट उसने टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करने के पर्पस के लिए डिजाइन किया है, ये कब कहलाएगा, तब जब उस अरेंजमेंट से उनकी इनकम टैक्स एक्ट में जो इनकम टैक्स या अदर पेबल सम की लायबिलिटी है वो या तो रिड्यूस हो जाए या वो एड ही हो जाए या लॉन्ग टर्म के लिए डेफर हो जाए, या उनका इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स या कोई अदर अमाउंट का जो रिफंड है वो इंक्रीज हो जाए, तो हो रहा है ना टैक्स बेनिफिट। या ट्रीटी का एब्यूज एसएससी कर ले, वो ट्रीटी के रिजल्टेंटली इनकम टैक्स एक्ट में पेबल अपना टैक्स या अदर अमाउंट को रिड्यूस अवॉइड या डेफर कर पाए या अपने रिफंड को इंक्रीज कर पाए या टोटल इनकम उसकी रिड्यूस हो जाए या उस अरेंजमेंट से उसका लॉस बढ़ जाए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में किसी अदर ईयर में, तो हमें तो क्लियर कट नजर आ रहा है इन केसेस में कि वाकई एसएससी टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन कर रहा है। राइट, तो इसमें कुछ भी टेक्निकल तो नहीं निकला रहा ना फ्रेंड्स, छोटी सी बात थी जो आपने कंसीडरेशन में यहां पर ये लेनी थी। मेन तो हम कंसर्न है टेंटेड एलिमेंट से
कि भला वो टेंटेड एलिमेंट्स क्या हैं, वो एक एक करके ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जहां पर उस अरेंजमेंट से ऐसे राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रहे हो जो नॉर्मली बिटवीन पर्संस अगर वो अरेंजमेंट होता है एट आर्म्स लेंथ तो क्रिएट नहीं होते। मतलब कि एपरेंटली नजर आ रहा है कि वो नॉन आर्म्स लेंथ डीलिंग है। तो नॉन आर्म्स लेंथ डीलिंग अगर आप कर रहे हैं, जैसे आपको टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन हो जाए या किसी पार्टी को टैक्स बेनिफिट होता हुआ नजर आए, तो फिर उस सिचुएशन में ये कंडीशन फुलफिल हुई यहां पर कहलाएगी। चलो अब इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल का भी जैसे पार्ट बना रखा है, मैं वो एग्जाम्पल आपके सामने इजी फॉर्म में फ्रेंड्स रखता हूं। ठीक है, तो ये जो भी एग्जाम्पल के फैक्ट्स हैं और जो भी उस पर ट्रीटमेंट बनता है वो आप यस माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, चलिए मैं वो स्लाइड आई थिंक मिस हो रही है यहां से। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहीं से, वैसे सारी चीजें यार राइटिंग में हैं। जैसे नॉन आर्म्स लेंथ डीलिंग्स की यहां पर बात हो रही है, तो नॉन आर्म्स लेंथ डीलिंग में किस तरह का केस आएगा, टेंशन मत लेना कि सर राइटिंग में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही पूरा वो एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आपने देखा कि सबसे पहले कोई भी अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बनेगा तो ही कार के प्रोविजंस इन्वोक हो सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कोई अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बनने के लिए उसका ऑब्जेक्ट टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना रहा हो, ठीक है, एंड टेंटेड एलिमेंट में से मतलब दिए गए क्राइटेरियाज और टेस्ट में से कोई क्राइटेरिया कोई टेस्ट सेटिस्फाइड हो रहा हो, जिनमें पहला क्राइटेरिया था इन शॉर्ट कि अगर नॉन आर्म्स लेंथ डीलिंग अगर अपीयर हो रही है तो किस तरह का केस, जरा सुनिए। सपोज इंडिया में कोई एक जेड एनर्जी लिमिटेड है जो पावर प्लांट इन इंडिया डिजाइन कर रही है, ओके, या डिजाइन कर जो पावर प्लांट इंडिया में सेटअप करने जा रही है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंट्री सी की वाईटेक लिमिटेड है उनसे एक कॉम्पोजिट अरेंजमेंट किया कि देखो जी, आप हमारे पावर प्लांट प्लांट का डिजाइन भी तैयार करोगे, आप इसमें जो भी पावर जनरेशन प्लांट वगैरह की जरूरत पड़नी है, प्लांट मशीनरी वगैरह की अदरवाइज जरूरत पड़नी है, वो हमें आप अवेलेबल कराओगे, सप्लाई करोगे। कुछ आप बाहर भी दे दोगे तो हम बाहर से खुद ले आएंगे, कुछ आप हमें हमारे ऑन साइट अवेलेबल करा देना, उनका इंस्टॉलेशन करना। तो जो इंडिया की जेड एनर्जी लिमिटेड जो पावर प्लांट इन इंडिया सेटअप करना चाहती है, उन्होंने कंट्री सी की वाईटेक लिमिटेड को $100 मिलियन पर कॉम्पोजिट अरेंजमेंट किया कि आप इसमें पावर प्लांट भी का डिजाइन भी तैयार करेंगे और पावर प्लांट के लिए प्लांट मशीनरी वगैरह सप्लाई भी करेंगे, आप उनको इंस्टॉल भी करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो $100 मिलियन का ब्रेकअप शो किया जा रहा है उसमें जो वाईटेक लिमिटेड फॉरेन कंपनी जो इंडिया में जनरल एनर्जी लिमिटेड को पावर प्लांट के डिजाइन के लिए उनसे चार्ज दिखा रही हैं, वो रॉयल्टी के नेचर का अमाउंट केवल $10 मिलियन शो किया जा रहा है, ठीक है। रॉयल्टी का अमाउंट है 115 ए में केवल टैक्स 10% उस वाईटेक लिमिटेड फॉरेन कंपनी पर इंडिया लगेगा। जो ऑफशोर सप्लाईज की हैं, सपोज वाईटेक लिमिटेड ने आउटसाइड इंडिया ही कंट्री सी में उनको बुलाकर जो ऑफशोर सप्लाईज कर दी हैं, उनके लिए $70 मिलियन का जो पेमेंट है वो दिखाया जा रहा है। अब इसमें तो कोई इंडियन इन्वॉल्वमेंट है नहीं, ये तो वाईटेक लिमिटेड ने इंडिया में सप्लाई की नहीं, कोई इंडिया से इसका लिंकेज उनका रहा नहीं, ये तो उन्होंने बाहर ही फॉरेन कंट्री में ही उनको पकड़ा दिया है, ठीक है। तो इस पर तो उनका इंडिया में पक्का $70 मिलियन पर टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो उनका $20 मिलियन है वो उन्होंने लोकल सप्लाईज के इंडिया में सप्लाई की, उनका इंस्टॉलेशन किया, तो उस पर इंडिया में नॉर्मली उनका टैक्स लगेगा। प्रॉब्लम क्या है यहां पर कि जो अगर ये इंडियन कंपनी जेड एनर्जी लिमिटेड अपने पावर प्लांट का डिजाइन अगर किसी अदर पर्सन से नॉर्मली तैयार कराती तो $10 मिलियन में नहीं तैयार होता, ज्यादा लगता, ज्यादा में तैयार होता। और जो ऑफशोर सप्लाईज उन्होंने ली है वाईटेक लिमिटेड से, वो किसी और से अगर लेती एट आर्म्स लेंथ नॉर्मली तो वो कम पर मिलती, उसमें $70 मिलियन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो मतलब हो क्या रहा है कि उस वाईटेक लिमिटेड का ऑफशोर सप्लाईज पर इंडिया में टैक्स लगना नहीं है, इसलिए उसकी प्राइस इन्फ्लेट कर ली, और जिस पर टैक्स इंडिया में लगना है वो रॉयल्टी के नेचर का अमाउंट, पावर प्लांट के डिजाइन के लिए रॉयल्टी के नेचर का अमाउंट, उसकी प्राइस कम कर दी। तो यहां पर मतलब जो जेट एनर्जी लिमिटेड से डीलिंग दिखाई जा रही है वो आर्म्स लेंथ डीलिंग नजर नहीं आ रही, एट नॉन आर्म्स लेंथ डीलिंग हमें नजर आ रही है ना। तो अब इस तरह के केस में गार के प्रोविजंस इन्वोक हो सकेंगे, और मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जब गार के प्रोविजंस इन्वोकेबल बन जाएं तो डिपार्टमेंट के हाथ खुल जाते हैं, वो केस की सर्कमस्टेंस के हिसाब से जो डिसीजन लेना चाहे वो ले सकते हैं, वो टैक्स बेनिफिट डिनाई करना है, ट्रीटी बेनिफिट डिनाई करना है, वो कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 98 डिपार्टमेंट के लिए बड़े काम का सेक्शन है। सेक्शन 98 में लॉ मेकर्स ने डिपार्टमेंट के जो हाथ हैं वो खोल दिए हैं। मैं सबसे पहले सेक्शन 98 में माय डियर फ्रेंड्स आपको ले आया हूं कि इफ एन अरेंजमेंट इज डिक्लेयर्ड टू बी impermissible avoidance arrangement, then the consequences of the arrangement in relation to tax can be determined having regard to circumstances of the case। और यहां पर consequences में अगर कोई टैक्स बेनिफिट डिनाई करना है, कोई ट्रीटी बेनिफिट डिनाई करना है तो दैट इज पॉसिबल। अब हमने जो केस लिया है जिसमें जेट एनर्जी लिमिटेड हमारी एसएससी फॉरेन कंपनी वाईटेक लिमिटेड को रॉयल्टी का पेमेंट जो दिखा रही है वो नॉर्मल से कम दिखाया जा रहा है, और ऑफशोर सप्लाईज का पेमेंट जो दिखाया जा रहा है वो नॉर्मल से ज्यादा दिखाया जा रहा है, तो यहां रीएलोकेशन की जरूरत है, तो वो पॉसिबल है। रीएलोकेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम अमंग्स द पार्टीज टू द अरेंजमेंट। तो ये सर्टेन इलस्ट्रेशंस हैं जो सेक्शन 99 का पार्ट है फ्रेंड्स। सेक्शन 99 में सेक्शन 98 को थोड़ा सा और इलेबोरेट लॉ मेकर्स ने कर रखा है, ठीक है। तो नॉन आर्म्स लेंथ डीलिंग का जो केस है फ्रेंड्स, नॉन आर्म्स लेंथ डीलिंग का जो केस है, बिल्कुल जो एग्जांपल मैंने अभी ऑरली आपके सामने रखा है एज इट इज आपको उन्हीं फैक्ट्स के साथ में वो राइटिंग में यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल उन्हीं फैक्ट्स के साथ में वो आपको यहां पर गिवन है, और यहां पर बिल्कुल गार के प्रोविजन इन्वोक किए जा सकेंगे, जो प्राइसेस है वो रिएलोकेट डिपार्टमेंट कर पाएगा। टेंटेड एलिमेंट्स में थोड़ा आगे ले चलता हूं। माइंड में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि कोई अरेंजमेंट वाला इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कब डिक्लेयर किया जा सकेगा, तो जब फॉलोइंग टेस्ट में से कोई टेस्ट सेटिस्फाइड हुआ नजर आएगा। तो अब सेकंड टेस्ट में आप मूव कर गए हैं जहां ये जो अरेंजमेंट है इट रिजल्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द मिसयूज और अब्यूज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है? इट इंप्लाइज केसेस वेयर द लॉ इज फॉलोड इन लेटर और फॉर्म बट नॉट इन स्पिरिट और सब्सटेंस, कि जहां पर आप लॉ को वर्डली तो फॉलो कर रहे हो लेकिन नॉट इन स्पिरिट और सब्सटेंस, और वेयर द अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन कॉन्सिक्वेंसेज which are not intended by the legislation, revealing an intent to misuse or abuse the law। तो जहां पर आप कोई बात जो लिखी गई है उसको वर्डली तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन वो बात जो लिखी गई है उसके लिए इंटेंशन क्या रही है आपने उसे एक ताक पर रख दिया, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट नहीं कर रहे हो, तो उस केस में भी वो अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के लिए क्वालिफाई कर सकेगा, गार के प्रोविजंस इन्वोक किए जा सकेंगे। अब एज इट इज एग्जाम जो क्वेश्चन आपको दिया गया जिसे हम प्रैक्टिस सेशन में कवर भी करेंगे, मैं इस सेकंड टेंटेड एलिमेंट के लिए वो केस स्टडी से आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए सपोज इंडिया ने एक कंट्री 4 की गवर्नमेंट के साथ में जो टैक्स ट्रीटी की है, जो इनके बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ है, उस डीटीडब्ल्यूए में ये तय हुआ है क्या, सपोज उस डीटीडब्ल्यूए में ये फिक्स हुआ है कि अगर कोई कंट्री F4 बेस्ड कंपनी, कोई कंट्री F4 बेस्ड कंपनी, मैं यहां पर मान रहा हूं फ्रेंड्स के सपोज इनके बीच में ये फिक्स हुआ है कि कोई कंट्री F4 बेस्ड कंपनी अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करेगी, शेयर्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट
10% और टोटल शेयर्स ऑफ सच इंडियन कंपनी से ज्यादा नहीं है। 10% शेयर्स इन इंडियन कंपनी, उस इंडियन कंपनी से अगर ज्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में लेटर ऑन फ्यूचर में जब भी उन शेयर्स का वो ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स, उस इंडियन कंपनी के उन शेयर्स का जब वो ट्रांसफर करेंगी, तो उस ट्रांसफर पर उन्हें इंडिया में कैपिटल टैक्स नहीं लगेगा। नो कैपिटल टैक्स इन इंडिया। तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कंट्री F4 की गवर्नमेंट के साथ में अपने रिलेशंस को अच्छा करने के लिए उन्होंने ये सेक्रीफाइस किया हो कि चलो 10% तक कंट्री F4 की कोई कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर्स में होल्डिंग करेंगी, तो फिर उस कंपनी को हम इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे। अब देखिए, अब हुआ क्या यहां पर, मैं मान रहा हूं इस केस में हमें ये देखने को मिला कि कोई कंट्री F4 बेस्ड कंपनी है, कंट्री F4 बेस्ड कोई कंपनी है, सपोज ए लिमिटेड, ठीक है। वो ए लिमिटेड इंडियन कंपनी में हम मान लेते हैं कुछ 20% की अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। डायरेक्टली करेंगी तो फंस जाएंगी, लेटर ऑन ट्रांसफर पर कैपिटल टैक्स लग जाएगा, क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर्स इंडियन असेट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इंडियन असेट तो थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पर भी ट्रांसफर की जाए इंडिया में टैक्स लगता है। तो अब उन्होंने प्लानिंग की कैसे, उन्होंने इंडियन कंपनी में अप्रॉक्स 20% जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, उसके लिए पहले दो कंपनियां के लिमिटेड और एल लिमिटेड फॉर्म कर ली। उनमें उन्होंने फंड्स डाले, उनको उनसे अपने को शेयर्स इशूड दिखाए, उनको अपनी 100% सब्सिडी बनाया। कोई और पर्पस है ही नहीं, केवल और केवल इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनी में जो होना है उसको स्प्लिट करना है। तो अब इस ए लिमिटेड ने के लिमिटेड में आधा फंड डाला, जो इंडियन कंपनी में टोटल फंड्स लगाना था उसमें से आधा फंड ए लिमिटेड ने के लिमिटेड में डाला, और के लिमिटेड से इंडियन कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने दिखाई, उससे उन्होंने इंडियन कंपनी में डियर फ्रेंड्स जो इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर दिखाई, कितनी 9.95% शेयर्स की। और इसी तरह से फ्रेंड्स उन्होंने जो आधा फंड है वो एल लिमिटेड में डाला, और एल लिमिटेड से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है वो 9.95% की इंडियन कंपनी में दिखाई। अब ऑन रिकॉर्ड के लिमिटेड और एल लिमिटेड इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, और किसी भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनी में 10% ज्यादा नहीं है। अब लेटर ऑन फ्रेंड्स, हाँ, अब लेटर ऑन उन शेयर्स का ट्रांसफर किया गया, ठीक है। तो ऑन रिकॉर्ड कौन ट्रांसफर कर रहा है, ऑन रिकॉर्ड के लिमिटेड और एल लिमिटेड ट्रांसफर कर रही हैं। तो उनको कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, उस ट्रांसफर पर कैपिटल गेन हुआ, तो उस कैपिटल गेन की तो एग्जेम्पशन क्लेम की जाएगी, क्योंकि के लिमिटेड कहेगी कि देखो 10% से ज्यादा नहीं है, सिमिलरली एल लिमिटेड कहेंगी तो उसकी एग्जेम्पशन इंडिया में क्लेम की जाएगी बाय वर्च्यू ऑफ डीटी डबल ए, राइट, बाय वर्च्यू ऑफ डीटी डबल ए। तो कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने एग्री किया है, तो बिकॉज ऑफ सच डीटी डबल ए ये जो एग्जेम्पशन है वो यहां पर क्लेम की जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन क्या वास्तव में इस कंडीशन के लिए कभी भी इंडियन गवर्नमेंट और कंट्री F4 की गवर्नमेंट की ये इंटेंशन हो सकती है क्या कि जिस कंपनी को इंडिया में 10% ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी हो वो बस अब उसके स्प्लिट कर ले और इस तरह से बेनिफिट ले ले? ये इस बेनिफिट के लिए खासकर इंडियन गवर्नमेंट की कभी इंटेंशन नहीं हो सकती। तो अब इस तरह के केस में हम क्या कहेंगे, अब हम यही यहां पर कहेंगे कि एपरेंटली तो ये ठीक है, बट अब इस तरह के केस में जो सेकंड टेंटेड एलिमेंट है वो यहां पर सेटिस्फाइड हुआ कहलाएगा, और अब ये जो अरेंजमेंट है ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर किया जा सकेगा। सेकंड टेंटेड एलिमेंट सेटिस्फाइड हुआ कहलाएगा। गार के प्रोविजंस यहां पर माय डियर फ्रेंड्स, गार के जो प्रोविजंस हैं वो यहां पर लग सकेंगे, और गार का रिजल्ट क्या आएगा फ्रेंड्स, वो कैप गेन इंडिया में टैक्स किया जा सकेगा, वो टैक्स इन इंडिया, इंडिया में टैक्स किया जा सकेगा, राइट फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, मतलब केस की सर्कमस्टेंस के हिसाब से जो ठीक होगा वो निर्णय लिया जा सकेगा। सेक्शन 98 ने ये डिपार्टमेंट के हाथ खोल दिए हैं, और मैं ये भी कहना चाहूंगा सेक्शन 99 में ये क्लियर किया गया है कि जो भी ये के लिमिटेड और एल लिमिटेड हैं
इनको इग्नोर किया जा सकेगा, या इन सबको एक एंटिटी मानकर जो होल्डिंग है वो कंसीडर की जा सकेगी, वो तो ऑफ कोर्स 10% से फिर इन एग्रीगेट ज्यादा ही बनेगी। इस तरह से जो टैक्सेशन है वो लगाया जा सकेगा। आप देखेंगे सेक्शन 99 में ये सब कुछ गिवन है। देखिए, तो डिसरिगार्डिंग और कंबाइनिंग एनी पार्टी टू द अरेंजमेंट, जैसे वो के लिमिटेड एल लिमिटेड को डिसरिगार्ड किया जा सकता है, deeming persons who are connected persons in relation to each other to be one and the same person, कि वो जो के लिमिटेड एल लिमिटेड है उनको भी जो मेन कंपनी है उसके साथ में मर्ज करके एक ही एंटिटी ट्रीट किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनी अमाउंट। ओके, तो यहां पर ये जो सिचुएशन बनी है, सिचुएशन में इन तीनों ही कंपनियों को एक कंपनी ट्रीट करके जो टैक्स डिटरमिनेशन है वो किया जा सकेगा। ठीक है, और यही सारी चीजें आपको सिचुएशन के जो फैक्ट्स हैं उसके बाद में जो ट्रीटमेंट है उसमें दिया गया है। ठीक है, तो गार के जो प्रोविजंस हैं सर्टेनली वो यहां पर इन्वोक किए जा सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन मीडिएटर को इग्नोर किया जा सकता है या इन सबको एक एंटिटी बनाकर जो गार के प्रोविजंस है वो इन्वोक यहां पर किए जा सकेंगे। इसके अलावा टेंटेड एलिमेंट में जो थर्ड एलिमेंट है बड़े काम का है कि अगर उस अरेंजमेंट में कॉमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग है या कॉमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग होली या पार्टली मान ली जाए। अब कॉमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग किस केस में कही जाती है, तो इसके लिए तो सेक्शन 97 लॉ मेकर्स ने एज अ होल डिजाइन कर रखा है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है फ्रेंड्स कॉमर्शियल सब्सटेंस की जो लैकिंग है वो कब किसी अरेंजमेंट में कहलाएगी। तो इसको तो फुल फ्लेज्ड वे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक बार बीच के काम को निपटाते हैं। यहां जो ये वाला केस है कि इट मतलब सच अरेंजमेंट इज एंटर्ड इनटू और कैरिड आउट इन अ मैनर which is normally not employed for the bona fide purposes, कि नॉर्मली अगर कोई अरेंजमेंट करने के लिए जिस तरह से वो किया जाता वैसे उस तरीके से आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, मींस इन अदर वर्ड्स इट मींस एन अरेंजमेंट दैट possesses abnormal features। तो यहां पर बात हो रही है मैनर की। दिस इज नॉट अ पर्पस टेस्ट बट अ मैनर टेस्ट। क्या मतलब है, चलिए ऑरली मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। वैसे तो नॉर्मल क्लासेस का पार्ट है ये, लेकिन फिर भी किस तरह की सिचुएशन यहां पर आएगी सुनिए। सपोज इंडिया ने मान लेते हैं जापान के साथ में जो DDAA किया उसमें ये लिखा कि अगर कोई अगर कोई जापान बेस्ड फर्म, अगर कोई जैपनीज फर्म इंडिया में होटल इंडस्ट्री में फॉल करने वाले जो भी होटलियर है अगर उनको कुछ टेक्निकल सर्विसेज देंगी तो उसकी फीस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब सपोज जापान में कोई कंपनी है जेन कॉर्पोरेशन, उसे इंडिया में होटलियर को टेक्निकल सर्विसेज देनी है, लेकिन पता है कि DDAA में केवल फर्म को बेनिफिट है, तो वो जैपनीज कंपनी जेन कॉर्पोरेशन जापान में पहले एक फर्म बनाती है। ठीक है, उन्होंने जापान में जे एंड कंपनी एक फर्म बनाई, उस फर्म में अपना ही टेक्निकल स्टाफ डेप्यूट किया और अपने ही टेक्निकल स्टाफ के थ्रू उन्होंने अपने ही टेक्निकल स्टाफ से उन्होंने उस फर्म के थ्रू इंडिया में होटलियर को सर्व किया, टेक्निकल सर्विसेज दी, जिससे कि फीस जे एंड कंपनी फर्म को ऑन रिकॉर्ड मिलती हुई नजर आए और इंडो जापान टैक्स ट्रीटमेंट का जो बेनिफिट है वो मिल जाए। अरे अगर जेन कॉर्पोरेशन के टेक्नीशियन नहीं अगर टेक्निकल सर्विसेज देनी है, मतलब जेन कॉर्पोरेशन को ही टेक्निकल सर्विसेज देनी है, तो जे एंड कंपनी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। यहां पर जेंट कंपनी के थ्रू अगर सर्विसेज दिलवाई हुई ऑन रिकॉर्ड दिखाई जा रही हैं, तो मतलब ये मैनर हमें नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल नजर आ रहा है। तो इस तरह के केस में भी जो गार के प्रोविजंस है वो इन्वोक किए जा सकेंगे। सिंपल सी बात इस तरह का पॉइंट है, इसमें कुछ भी और टेक्निकल नहीं है। और अब इस चैप्टर में जो एक मेन सेक्शन 97 एग्जिस्ट करता है, ये तो आपको पता है कि अगर किसी अरेंजमेंट में कॉमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग हुई तो वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के लिए क्वालिफाई करेगा, गार लग जाएगा। तो कोई अरेंजमेंट कब इम्परमिसिबल अवॉइडेंस, कोई अरेंजमेंट में कॉमर्शियल सब्सटेंस की जो लैकिंग है वो कब मान ली जाएगी, अगर फॉलोइंग में से कुछ होगा तो, है ना। तो चलो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जहां पर अरेंजमेंट से जो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हो उससे उस अरेंजमेंट का जो रिजल्ट आ रहा है अगर वो डिफर कर रहा है, कि भाई अगर कंपनी में जो फंड्स हैं
कुछ मेजर शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें उन फंड्स को कंपनी से विड्रॉ करना था तो ठीक है ना, कंपनी डिविडेंड के तौर पर बांट दे, लेकिन नहीं, लोन के तौर पर लिया हुआ बताया, जिससे कि टैक्स बच जाए। अरे सर 222 ई डिम्ड डिविडेंड वाला लग जाएगा, लेकिन लिस्टेड कंपनी हुई तो नहीं लग पाएगा ना, क्योंकि वो तो क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए है। तो लिस्टेड कंपनी में शेयर होल्डर्स ने बजाय प्रॉफिट को एज डिविडेंड विड्रॉ करने के, लोन के तौर पर अगर विड्रॉ किया हुआ, लोन के तौर पर अगर रिसीव किया हुआ बताया, तो फिर उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो सब्सटेंस है कि कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स विड्रॉ किए जा रहे हैं और आप शो क्या कर रहे हो कि एज अ लोन लिए जा रहे हैं, एज अ लोन अमाउंट दिया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। जो सब्सटेंस हैविंग केसेस हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा, जहां पर आप अपने अरेंजमेंट से 3 करोड़ से ज्यादा टैक्स बेनिफिट बचाने की कोशिश करोगे, ऐसे मेजर और सब्सटेंस हैविंग केसेस में गार के प्रोविजंस इन्वोकेबल बनाए गए हैं, क्योंकि गार के प्रोविजंस बहुत सब्जेक्टिव है, इसमें ईओ के हाथ खुल जाते हैं इसलिए। राइट, तो फ्रेंड्स यहां पर जो पहला केस आपने देखा वो यही है, पहला केस जो आपको दिया गया है वो यही है, सब्सटेंस ऑफ एन अरेंजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज इंटेंडेड टू बी शोन बाय द फॉर्म ऑफ द अरेंजमेंट, देन टैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट शुड बी assessed based on the substance of what took place। कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी से उन शेयर होल्डर के हाथ में पास ऑन हुए हैं, तो भले लोन के तौर पर आपने पेमेंट दिखाई हो, लेकिन हुआ क्या है कि कंपनी से प्रॉफिट शेयर होल्डर को गए हैं, तो वो डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, वो रिसीट शेयर होल्डर के हैंड्स में एज डिविडेंड टैक्सेबल बन सकेगी। ओके, अच्छा, अब सबसे ज्यादा जो काम की चीज है वो सेक्शन 97 में सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी है। क्लॉज बी में 2 केस सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। देखिए, जहां आपके अरेंजमेंट में अगर राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग इंक्लूडेड है, अब ये राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग जो आपने सबसे पहले क्लॉज बी में कवर की है, यस, इसमें क्या आएगा, हाँ, सब जो ऐसा अरेंजमेंट जिसमें राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग इंक्लूडेड हो, ऐसा अरेंजमेंट जो राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग इंक्लूड करता हो, मतलब राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स इंक्लूड करता हो, इसमें राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग में क्या आएगा, जैसा कि टर्म से क्लियर होना चाहिए, राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग में कोई ऐसा अरेंजमेंट आएगा जिसमें जो उस अरेंजमेंट की पार्टीज हैं उनके बीच में एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो फंड्स हैं उनका ट्रांसफर दिखाया जाए, मतलब जो ट्रांसफर सीधा सीधा हो सकता है उसको राउंड राउंड घुमाया जाए, जिसका कोई सब्सटेंशियल कॉमर्शियल पर्पस नहीं है सिवाय टैक्स बेनिफिट उठाने के। तो टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करने को छोड़कर जिसका कोई सब्सटेंशियल कॉमर्शियल पर्पस अदरवाइज ना हो, जबरदस्ती ही बस फंड का सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के थ्रू अरेंजमेंट की पार्टीज के बीच में ट्रांसफर दिखाया जाए, जहां राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग टर्म से आपको क्लियर हो कि फंड्स का सीधा सीधा ट्रांसफर जो हो सकता है उसे राउंड राउंड घुमाया जाए, तो दैट इज कॉल्ड राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं इस रिलेशन में रखता हूं, देखिए, सपोज इंडिया ने किसी नो टैक्स जुरिडिक्शन, किसी टैक्स हेवन के साथ में जो डीटीडब्ल्यूए पर साइन किया है, उस डीटीडब्ल्यूए में यह तय हुआ है कि नो टैक्स जुरिडिक्शन बेस्ड कोई एंटिटी इंडिया में इंटरेस्ट इनकम कमाएगी तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। ओके, तो अब कोई इंडिया बेस्ड कंपनी, मान लेते हैं कि इंडको है, उससे लोन देना है, एक्स लिमिटेड को लोन लेना है, तो सीधा सीधा दे सकते हो आप, हाँ, तो फिर इंटरेस्ट मिलेगा तो टैक्स लगेगा, तो वही तो बचाना है, तो वो नहीं करना है, सीधा सीधा काम नहीं है करना है। तो इंडको ने क्या किया, उन्होंने नो टैक्स जुरिडिक्शन में एक कंपनी फॉर्म की, उसको अपनी सब्सिडरी बनाया, उसमें जो अपने फंड्स हैं वो डाल दिए जो उन्हें एज अ लोन एक्स लिमिटेड को देने थे, और वहां से वो अमाउंट एज अ लोन इनको दिया गया, बताया गया, वहां से ये जो लोन है वो इनको दिया गया, बताया गया, जिससे जो इंटरेस्ट इनकम है वो सबको के लेवल पर बुक हो। ऑफ कोर्स यहां पर अब जो इंटरेस्ट इनकम है वो नो टैक्स जुरिडिक्शन बेस्ड इस सबको को होती हुई नजर आएगी, और उस पर जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो क्लेम की जाएगी कि भैया ये तो एग्जेम्प्ट है, ये तो एग्जेम्प्ट इन इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डीडीडब्ल्यूए, राइट, ये जो डीडीडब्ल्यूए हो रखा है उसकी वजह से ये इंडिया में एग्जेम्प्ट है, क्योंकि नो टैक्स जुरिडिक्शन बेस्ड एक कंपनी को इंडिया में ये इंटरेस्ट इनकम हुई है। तो अब जो फंडिंग सीधा सीधा हो सकती थी उसको देखो जबरदस्ती यहां पर पहले यहां लाया गया, फिर यहां से यहां भेजा गया, इसका क्या पर्पस है, कोई पर्पस नहीं है सिवाय उस ट्रीटी अब्यूज के। तो अब इस केस में हम कहेंगे कॉमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग कहलाएगी,
ये जो अरेंजमेंट है इसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग कहलाएगी, जिसकी वजह से ये इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बन जाएगा। राइट, टेंटेड एलिमेंट सेटिस्फाइड होगा और गार के जो प्रोविजंस है वो लग पाएंगे। गार के प्रोविजंस लगने का मतलब क्या? गार के प्रोविजंस लगने का मतलब ये कि सच इंटरेस्ट इनकम इंडिया में टैक्सेबल बनाई जा सकेगी। राइट, सच इंटरेस्ट इनकम इंडिया में टैक्सेबल बनाई जा सकेगी, और वही चीज यहाँ पर गिवन है। तो सबको को डिसरिगार्ड करके जो इंटरेस्ट इनकम है वो अब यहाँ पर टैक्स की जा सकेगी। तो जैसे ये सीधा लोन देते इंटरेस्ट इनकम कमाते, वैसे ही इंटरेस्ट इनकम इनकी ट्रीट करके इंडिया में टैक्स कर सकेंगे, इसको डिसरिगार्ड करके। ठीक है, तो आई होप राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स का मतलब और उसका यूज दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और वापस चलिए जरा सेक्शन 97 में। देखिए, जहां उस अरेंजमेंट में कोई अकोमोडेटिंग पार्टी अगर इन्वॉल्व हो, मतलब आपसे तो बात बन नहीं रही थी टैक्स बच जाए बचाने की, तो आपने किसी और मीडिएटर को बीच में डाला जिससे कि टैक्स आपका बच पाए। तो अकोमोडेटिंग पार्टी मतलब ऐसी पार्टी जिसको आपने अपने टैक्स बेनिफिट अकोमोडेट करने के लिए अरेंजमेंट का हिस्सा बनाया, वो आपसे रिलेटेड है नहीं है, इररिलेवेंट है, वो अकोमोडेटिंग पार्टी में आएगी। तो सब क्लॉज 2 of clause B deems an arrangement which includes an accommodating party to lack commercial substance. For this, where a party is included, देखना, where a party is included in an arrangement mainly for obtaining tax benefit to the taxpayer, then such party may be treated as an accommodating party, and consequently the arrangement shall be deemed to lack commercial substance. Also, it is not necessary that such party should be connected to the taxpayer. तो वो एक प्योर आउटसाइडर भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा, आइए जरा अकोमोडेटिंग पार्टी और उससे रिलेटेड चीजें भी मैं अब आपके सामने रखता हूं, देखना। सपोज इंडिया ने किसी लो टैक्स जुरिडिक्शन, किसी टैक्स हेवन के साथ में कोई डीटीडब्ल्यूए किया, उस टैक्स ट्रीटी में ये तय हुआ, उस टैक्स ट्रीटी में माय डियर फ्रेंड्स मैं मान रहा हूं कि ये तय हुआ कि लो टैक्स जुरिडिक्शन बेस्ड कोई बैंक अगर इंडिया में इंटरेस्ट इनकम कमाएगी तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। तो ये आगे जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने इस स्टार्टिंग में ये मान लिया है, इसके इस स्टडी में इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ये मान लिया है कि यहां इस केस में कोई टैक्स उस बैंक पर इंडिया में नहीं लगाया जाएगा। ये इंडिया ने इस लो टैक्स जुरिडिक्शन की गवर्नमेंट के साथ में तय किया है। ठीक है, ये डीटीडब्ल्यूए में तय हुआ। अब देखिए, अब अलग से जो सिचुएशन है वो देखिए। सपोज एक इंडिया बेस्ड कंपनी दैट इज इंडको मान लेते हैं फॉरेन कंट्री में भी अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहती हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि फॉरेन कंट्री में हमारे पास चॉइस है कि हम कोई भी फॉरेन कंट्री चूज कर ले, तो इन्होंने टैक्स हेवन चूज किया, इस लो टैक्स जुरिडिक्शन को चूज किया, वहां पर अपनी एक कंपनी बनाई, उसको सब्सिडरी बनाया अपने बिजनेस को चलाने के लिए, नॉर्मली अपना बिजनेस चलाने के लिए उसमें फंड्स डाले। ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट किया नॉर्मली, एंड बिजनेस में प्रॉफिट आने लगे, कोई टैक्स वैक्स नहीं जाता था वहां पर, बिजनेस में खूब प्रॉफिट आने लगे, प्रॉफिट एक्यूमुलेट होने लगा। अब उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को इन्हें इंडिया में रिपेट्रिएट करना है। हाँ, बॉस तो यही है, पेरेंट कंपनी तो यही है, तो इन्हें वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंडिया में रिपेट्रिएट करना है। तो ठीक है, ये सबको फिर एज डिविडेंड इनको बांटा हुआ बता दे तो ये फंस जाएंगी, इंडिया में टैक्स लग जाएगा। तो चलो लोन के तौर पर लिया हुआ बता देती है, तो उस केस में भी ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है, सबको के शेयर्स इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड तो है नहीं, तो 222E की तलवार लटक जाएगी। तो फिर अब इनकी प्लानिंग देखो, इन्होंने क्या किया। एक्चुअली इन्होंने लो टैक्स जुरिडिक्शन में एक बैंक है एक्स लिमिटेड, जो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाले फंड्स हैं, इन फंड्स को होली या पार्टली उन्होंने इस बैंक में सबको ने डिपॉजिट करा दिया। इस बैंक की सपोज इंडिया में भी ब्रांच है, या इसने डायरेक्टली ही बैक टू बैक जो लोन है उसके फॉर्म में वो जो फंड्स हैं वो इनको पास ऑन कर दिए। अब इस इंडको से माय डियर फ्रेंड्स, जो इस बैंक को इंटरेस्ट इनकम होनी है उन्हें कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि डीटीडब्ल्यू क्या बोलता है कि जो लो टैक्स जुरिडिक्शन की इस बैंक को इंटरेस्ट इनकम होगी उस पर कोई टैक्स इन इंडिया नहीं लगना है।
राइट ना, तो इन्हें कोई चिंता है नहीं। ये जो इंटरेस्ट इनकम है, इस इंटरेस्ट इनकम पर उनका कोई टैक्स इन इंडिया लगना नहीं है, तो इसलिए उन्होंने एग्री कर लिया कि चलो ठीक है, ऐसा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सबसे पहले यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो बैंक है एक्स लिमिटेड, ये वास्तव में कौन है? ये हम कह सकते हैं कि यहां पर हमें अकोमोडेटिंग पार्टी अपीयर हो रही है ना? ये अकोमोडेटिंग पार्टी हमें यहां पर अपीयर हो रही है, क्योंकि ये बीच में क्यों डाली गई है? केवल और केवल इस इंडको को जो टैक्स लगता उस टैक्स बेनिफिट को अवेल करने के लिए, है ना? तो ये यहां पर अकोमोडेटिंग पार्टी ट्रीट की जाएंगी। अब इस केस में हम ये कह सकेंगे क्या कि ये जो इंटरेस्ट इनकम है, आप कहते हो नो टैक्स ड्यू टू डीटी डबल ए, राइट? आप कहते हो कि नो टैक्स ड्यू टू डीटी डबल ए, ड्यू टू सच डीटी डबल ए। लेकिन इस केस में हम ये कहेंगे कि अकोमोडेटिंग पार्टी का केस ये हो गया ना, अकोमोडेटिंग पार्टी का ये केस हो गया ना, जिसकी वजह से अब हम यहां पर ये कंक्लूड कर सकेंगे, बट अब हम यहां पर ये कंक्लूड कर सकेंगे कि ठीक है, अपरेंटली डीटी डबल ए की वजह से आपको लग रहा होगा कि इंटरेस्ट इनकम टैक्स नहीं होगी, लेकिन यहां अकोमोडेटिंग पार्टी इन्वॉल्व है, इसलिए कॉमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग यहां पर कहलाएगी। इस वजह से ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के लिए फिट केस कहलाएगा, गार के प्रोविजंस मतलब लग पाएंगे। और सोचो जरा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस किस हद तक जाएंगे, इसके कॉन्सिक्वेंस किस हद तक माय डियर फ्रेंड्स जाएंगे। एक तो सच इंटरेस्ट इनकम, वो जो बैंक है ना, जो बीच में आई है, ये जो बैंक है एक्स लिमिटेड, इन बैंक के लिए, बैंक एक्स लिमिटेड के लिए इंटरेस्ट इनकम इंडिया में टैक्स हो पाएगी। हाँ, वो जो सोच रही थी कि शायद टैक्स नहीं लगेगा, ट्रीटी बेनिफिट डिनायल पॉसिबल है, आपने देखा ट्रीटी बेनिफिट डिनाई हो सकता है, तो वो यहां पर डिपार्टमेंट कर पाएगा। वो बेसिकली यहां इस इंटरेस्ट इनकम को इंडिया में टैक्स कर पाएंगे। ये जो इंडियन कंपनी है जिन्होंने एज लोन ये पैसा लिया हुआ दिखाया, जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही हैं, वो सोचे कि हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ हो जाए, मतलब ही नहीं है। तो जो इंडको है, जो इंडियन कंपनी है ना, उनको इंटरेस्ट एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। और ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस अलग है जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे इंडको के लिए डियर फ्रेंड जो फंड्स आए हैं ना, वो एज डेट, जो फंड्स उनके पास में आए हैं, वो डीम्ड डिविडेंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रीट कर पाएगा, वो सब्सटेंस के अकॉर्डिंगली यहां पर ट्रीटमेंट दे सकेंगे। तो एक अच्छी केस स्टडी है जो आपने कंस्टिट्यूशन में लेकर चलनी है। अकोमोडेटिंग पार्टी का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, और मेनली जो ये कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको देखने हैं। और आप देखिए सॉल्यूशन में ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर रखी हैं। तो ये जो गार के प्रोविजंस हैं, देखो यहाँ जरूर लग सकेंगे। जो लोन का अमाउंट है वो डीम्ड इनकम कहलाएगा, डीम्ड डिविडेंड ट्रीट किया जा सकेगा, पेयर के लिए खर्च की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और जो इंटरेस्ट इनकम की एग्जामिशन ये बैंक सोच रही हैं वो डिनाई किया जा सकेगा। राइट फ्रेंड्स, तो अकोमोडेटिंग पार्टी का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा, और उसका यूज कैसे होना है वो आपने देखा। इसी तरह से कुछ जनरल से पॉइंट्स हैं कि जहां पर आपके उस अरेंजमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑफसेटिंग या कैंसिलिंग ईच अदर का इफेक्ट रखते हैं। टैक्सेबल कंट्री की एंटिटी को इनकम जो होनी थी वो इनकम उन्होंने सपोज शिफ्ट कर दी किसी टैक्स हेवन में, तो कि भाई वहां हमारा एक्सपेंस होना है, तो उन्होंने कोई अरेंजमेंट, कोई उन्होंने सपोज ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दिया, ऑफसेट कर दिया, तो उस तरह का केस भी यहां पर आएगा। जैसे चलिए मैं और आपके सामने रख देता हूं इस तरह की चीज। जैसे सपोज कोई यूके बेस्ड एंटिटी से मैंने लोन लिया, उस लोन पर मैं इंटरेस्ट दूंगा तो 195 में उनका टीडीएस काटूंगा, पक्की बात है, राइट? अब यहां पर मैंने सपोज उनको इंटरेस्ट देता मैं तो टीडीएस काटता, तो अब उस यूके बेस्ड कंपनी ने क्या चाल चली, उन्होंने इंडिया का सपोज किसी कंट्री एक्स के साथ में अरेंजमेंट है कि वहां के लोगों का इंडियन टीडीएस नहीं काटेंगे, तो उस यूके बेस्ड कंपनी ने मुझे जो लोन दिया था, मुझे ये कहा कि वो लोन मैं कंट्री एक्स की कंपनी से लिया हुआ मानूं, ठीक है, क्योंकि उन्हें उनको पैसा देना है,
तो मुझे जो उन्होंने लोन दिया था वो कहा कि भाई मैं कंट्री एक्स की कंपनी से लिया हुआ ये लोन मानूं जिससे कि उनका ट्रांजेक्शन, उनकी लायबिलिटी कैंसिल हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली से क्या होगा कि मैं अगर कंट्री एक्स की कंपनी से मिला हुआ लोन अगर उसे मानूंगा तो उनको जब इंटरेस्ट दूंगा तो टीडीएस नहीं होगा। तो यहां पर जो यूके की कंपनी जो ये ट्रांजैक्शन अपना कैंसिल कर रही है, सेट ऑफसेट कर रही है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि मैं यूके वाली कंपनी को इनकम देता तो टीडीएस काटता, और उस ऑफसेटिंग के बाद में मैं कंट्री एक्स वाली कंपनी को इंटरेस्ट दूंगा तो टीडीएस नहीं कटेगा। ये नहीं चलेगा। इसमें भी कमर्शियल सब्सटेंस की जो लैकिंग है वो ट्रीट की जा सकेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखेंगे इसके अलावा इसमें क्या कवर्ड है। A transaction which is conducted through one or more persons and disguises, that is disappears the value, location, source, ownership or control of funds which is the subject matter of such transaction। कि अगर आप अरेंजमेंट को इस तरह से कर रहे हो कि जो उस अरेंजमेंट की सब्जेक्ट मैटर बने हुए ये वैल्यू, लोकेशन, सोर्स, ओनरशिप, कंट्रोल ऑफ फंड्स है वो ही डिसअपियर हो जाए। इन अदर वर्ड सच अरेंजमेंट्स हैव एन एलिमेंट ऑफ डिसीट एज रिगार्ड्स फंड्स। मतलब डिसीट मतलब डिसऑनेस्ट एक्ट, कि अगर आप अरेंजमेंट इस तरह से कर रहे हैं जिससे कि जो एक डिसऑनेस्ट एक्ट है वो हमें अपीयर हो, जिससे कि उस अरेंजमेंट के जो फंड्स वगैरह है वही डिसअपियर हो जाए, तो वो नहीं चलेगा। अब इससे मिलता जुलता पॉइंट आपको आगे दिया गया है जहां से चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। Where it such arrangement involves the location of an asset or of a transaction or of the place of residence of any party which is without any substantial commercial purpose other than obtaining a tax benefit for a party। मतलब जहां आप उस अरेंजमेंट में किसी ट्रांजैक्शन के लिए कोई लोकेशन, किसी पार्टी की, किसी असेट की कोई ऐसी लोकेशन चूज करें जिसका कोई सब्सटेंशियल कमर्शियल पर्पस नहीं है सिवाय टैक्स बेनिफिट अवेल करने के, तो वो भी कमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग का केस कहलाएगा। तो जो अभी आपने ये देखा क्लॉज सी देख रहे हैं आप, इफ अ पर्टिकुलर लोकेशन इज सिलेक्टेड फॉर एन असेट और ट्रांजैक्शन और रेजिडेंस एंड सच सिलेक्शन हैज नो सब्सटेंशियल कमर्शियल पर्पस देन सच अरेंजमेंट शैल बी डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एज इट इज एग्जाम जो क्वेश्चन है वो आपको इस पर बेस्ड दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एग्जांपल इसमें मान रहे हैं कि एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जेड लिमिटेड और एक कंट्री C1 बेस्ड कंपनी है वाई लिमिटेड। हमें ये देखने को मिला कि जेड लिमिटेड अपने ग्रुप के साथ में एक इंडियन कंपनी एक्स लिमिटेड में अपनी एंटायर होल्डिंग रखना चाहते हैं। तो जेड लिमिटेड ने 51% शेयर्स तो परचेज कर लिए, 49% वो चाहते हैं कि उनकी ग्रुप कंपनी ले ले, लेकिन अभी फंड्स का ग्रुप के पास शॉर्टेज है। तो उन्होंने कंट्री C1 बेस्ड कंपनी वाई लिमिटेड को कहा कि आप इसमें 49% शेयर्स खरीद लीजिए और जल्दी ही उसका आप डिसइन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, एप्रिसिएशन पर होगा और आपको जो एप्रिसिएशन की वजह से गेन है वो उस पर आएगा। वाई लिमिटेड तैयार भी हो रही है कि चलो ठीक है, हम इसे अपना ज्वाइंट वेंचर फॉर द टाइमिंग बना लेते हैं। लेकिन वाई लिमिटेड को पता है कि अगर वो इंडियन कंपनी में 49% शेयर्स अगर परचेज करेंगी तो जब आगे सोल्ड करेंगी तब उन्हें इंडिया में कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये देखा कि अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लो टैक्स जुरिडिक्शन कंट्री F1 के साथ में रिसेंटली जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया है उसमें यह तय हुआ है कि लो टैक्स जुरिडिक्शन बेस्ड अगर कोई कंपनी लो टैक्स जुरिडिक्शन बेस्ड अगर कोई कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करती है इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, तो लेटर ऑन जब भी वो उसका आगे ट्रांसफर करेंगी, लेटर ऑन जब भी वो उन शेयर्स का ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स, तो उस पर उन्हें कोई इंडिया में टैक्स नहीं देना होगा। नो कैप गेन टैक्स इन इंडिया, उन्हें उस पर इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना होगा। राइट, ये सपोज तय हुआ है, ऐसा वाई लिमिटेड ने देखा। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने उस लो टैक्स जुरिडिक्शन की लोकेशन को बेस बनाया। उन्होंने वहां जिसकी जरूरत नहीं थी लेकिन एक कंपनी ए लिमिटेड फॉर्म की, जो 49% के लिए पैसा लगना था वो वाई लिमिटेड ने इस कंपनी में डाला, इस कंपनी को अपनी 100% सब्सिडी बनाया और इस कंपनी के थ्रू जो 49% शेयर्स हैं वो शेयर्स इस ए लिमिटेड से एक्स लिमिटेड में खरीदवाए।
तो ए लिमिटेड कौन है? एक परमिटेड ट्रांसफरी की तरह है। परमिटेड ट्रांसफरी मतलब कि ये एक नॉमिनी की तरह है, ये वाई लिमिटेड के इशारों पर काम करेंगी, दैट्स इट। अब ऐसा हो गया। अब क्या होता है? अब सब्सिक्वेंटली लेटर ऑन माय डियर फ्रेंड्स इन शेयर्स का ट्रांसफर दिखाया जाता है, लेटर ऑन ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स, ठीक है। उन शेयर्स के ट्रांसफर पर कैपिटल गेन आता है और उस कैपिटल गेन पर एग्जेम्पशन क्लेम की जाती है कि नो टैक्स इन इंडिया, व्हाई? बिकॉज ऑफ ड्यूटी डबल ए बिटवीन इंडिया एंड कंट्री F1। ओके, तो जो कंट्री F1 बेस्ड कंपनी ए लिमिटेड से जब ट्रांसफर दिखाया जा रहा है, ए लिमिटेड के द्वारा जब ट्रांसफर ये दिखाया जा रहा है, तो वो यहां इस केस में माय डियर फ्रेंड्स इस डीटी डबल ए का जो बेनिफिट है वो यहां पर क्लेम करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन अब वो काम आएगा यहां पर, ये क्लॉज सी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, यहां पर अब ये काम आएगा क्लॉज सी इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि यहां इस वाई लिमिटेड ने अगर कंट्री F1 की लोकेशन अगर चूज की तो क्यों? इस ए लिमिटेड को बीच में लाने का क्या पर्पस है? कोई पर्पस नहीं है, राइट, सिवाय इस बेनिफिट को अवेल करने के, राइट ना। तो अब इस केस में डिपार्टमेंट क्या कह सकेगा? डिपार्टमेंट यही कह सकेगा इस सिचुएशन में कि बट अब ये जो अरेंजमेंट है इसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग अपीयर हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के लिए क्वालिफाई करेगा, गार लग पाएगा। और जब गार लगेगा तो क्या रिजल्ट आएगा कि वो जो कैप गेन है वो इंडिया में टैक्स किया जा सकेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो ठीक लगे वैसा कॉन्सिक्वेंस प्रोवाइड किया जा सकेगा। मतलब ये जो आपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो खड़ा किया है ना ए लिमिटेड को बीच में लाने करने का, ये डिसरिगार्ड किया जा सकेगा। जो आपने ये लोकेशन चूज की है ना, आप रीलोकेशन यहां पर कंसीडर की जा सकेगी कि भाई एक कंट्री C1 बेस्ड कंपनी ने ही जो ये काम है वो किया है। तो आप देखेंगे यहां क्या क्या पॉसिबल है। तो रीएलोकेटिंग प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ एनी पार्टी और ट्रांजैक्शन और साइट एज मतलब सिचुएशन दैट इज लोकेशन ऑफ एन असेट टू a place other than the place as provided under the arrangement or considering or looking through any arrangement by disregarding any corporate structure। तो जो आपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर यहां पर खड़ा किया है वो यहां पर इग्नोर करके जो उसको इग्नोर करके यहां पर जो डिसीजन है वो लिया जा सकेगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो क्लॉज सी में जिस तरह की अप्रोच अडॉप्ट की गई है हमने उसकी बात यहां पर कर ली। और क्लॉज डी तो जनरल है। यस फ्रेंड्स, क्लॉज डी तो मैं कहूंगा कि जनरल है, उसमें तो यहां बस केवल और केवल क्या कहा गया है कि जहां उस अरेंजमेंट में अगर बिजनेस रिस्क या कैश फ्लो पर किसी पार्टी के कोई सब्सटेंशियल इंपैक्ट ना हो, जैसे कहीं भी सेट कर सकते हो आप इसे, जैसे कहीं भी इसे सेट कर सकते हो फ्रेंड। जैसे अभी अभी आपने जो केस लिया मैं उसी से चलो इसको कनेक्ट करा देता हूं क्योंकि वो आपके बिल्कुल माइंड में भी फ्रेश है ना, तो मैं यहीं पर ले आया। अगर कल को अगर सपोज कल को ये एक्स लिमिटेड कंपनी डूब जाती है, मान लिया एक मिनट के लिए कि कल को अगर ये एक्स लिमिटेड कंपनी डूब जाती है तो एक्चुअली अफेक्टेड कौन होगी? क्या ए लिमिटेड? नहीं, बल्कि वाई लिमिटेड, क्योंकि ए लिमिटेड तो एक मीडिएटर के तौर पर है। तो वाई लिमिटेड अगर डायरेक्टली इसमें इन्वेस्टमेंट करती या उन्होंने ए लिमिटेड के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया, इनके कैश फ्लो पर, इनकी बिजनेस रिस्क पर क्या कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ रहा है? नहीं। अगर वो डायरेक्टली भी करती तभी भी उतना ही रहता और इनडायरेक्टली कर रही है तभी भी उतना ही है, ठीक है। तो इस तरह का जो केस है वो यहां पर बस और कवर कर लिया गया, वो जनरल है। आप देखिए तो इट मतलब such arrangement does not have a significant effect upon the business risks or net cash flow of any party to the arrangement apart from any effect attributable to the tax benefit that would be obtained। तो जो टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन्ड होगा उसके अलावा उसका कोई और पर्पस ना हो, तो उस तरह की सिचुएशन यहां पर आएगी। तो अब मैं कह सकता हूं कि यस हमने सेक्शन 97 में लॉ मेकर्स ने जो भी केसेस हमें दिए हैं सब्सटेंशियल यहां कॉमर्शियल सब्सटेंस की लैकिंग वाले, वो भी सारे रिफ्रेश कर डाले। और साथ ही साथ सेक्शन 98 तो आपका तैयार होता ही गया है,
राइट ना। सेक्शन 98 तो माय डियर फ्रेंड्स कॉन्सिक्वेंसेस वाला तैयार होता ही गया है। सेक्शन 99 की भी हमने बात कर रखी है। ये कुछ पॉइंट्स और जो दिए गए हैं कि भाई अरेंजमेंट की जिस स्टेप से टैक्स बचाने की कोशिश हो रही है उसको डिसरिगार्ड वगैरह किया जा सकता है, कोई अरेंजमेंट ऐसे माना जा सकता है जिसकी हुआ ही ना हो, मतलब केस की सर्कमस्टेंस को ध्यान में रखकर जो भी कॉन्सिक्वेंस हो वो दिए जा सकते हैं। सबसे बड़ी जो बात कह दी लॉ मेकर्स ने वो ये कह दी जिससे डिपार्टमेंट के हाथ खुल गए, राइट। तो जहां भी उन्हें जैसा ठीक लगेगा वो वैसा कॉन्सिक्वेंस दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन गार के प्रोविजंस बड़े सब्जेक्टिव लॉ मेकर्स लेकर आए, इसीलिए उन्होंने रीजनेबलनेस दिखाई। जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो भी एक गार चैप्टर है जिसके प्रोविजन चैप्टर 10 में गिवन है वो बोर्ड के जो भी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंगली अप्लाई होंगे। बोर्ड ने भी अपनी ड्यूटीज को वेल मैनर में परफॉर्म किया। उन्होंने गार के प्रोविजन सब्जेक्टिव होने की वजह से 3 करोड़ का थ्रेशोल्ड दे दिया कि रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में उस अरेंजमेंट की जो भी ऑल पार्टीज हैं उनको इन एग्रीगेट अगर 3 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट होगा तो ही गार के प्रोविजंस लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को टैक्स अनसर्टेनिटी ना फील हो इसलिए उनको फ्री कर दिया कि आप पर गार के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, कुछ कंडीशंस अगर बताई जाए तो वो फुलफिल कर देना। और गार के प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए 1 अप्रैल 2017 से एप्लीकेबल हुए हैं। तो 1 अप्रैल 2017 से पहले जो इन्वेस्टमेंट किए जा चुके हैं दोज इन्वेस्टमेंट्स विल बी ग्रैंडफादर्ड। ग्रैंडफादर्ड मतलब गार के प्रोविजन अगर हैवी है, हाँ अगर डिपार्टमेंट गार के प्रोविजन से अगर दादागिरी चलाते हैं, गार के प्रोविजन से अगर फादर है मतलब हैवी है, तो फिर 1 अप्रैल 2017 से पहले के इन्वेस्टमेंट ग्रैंडफादर कहलाएंगे। वो गार के प्रोविजन से भी ऊपर कहलाएंगे, उन पर गार के प्रोविजन अपनी दादागिरी नहीं चलाएंगे, राइट। लेकिन तब क्या होगा जब इन्वेस्टमेंट सपोज किसी कंपनी के शेयर्स में 2016 में कर दिया गया, उस पर तो आप गार के प्रोविजन नहीं लगाओगे, लेकिन उन शेयर्स की वजह से सपोज अब 2019 में अगर बोनस से शेयर्स मिले, उन शेयर्स का कन्वर्जन हुआ, सपोज उसके बदले में वो तब प्रेफरेंस थे अब इक्विटी मिल गए, या वो तब शेयर्स थे अब डिवेंचर्स मिल गए, या वैसा वर्सा हो गया। तो अब ये 2019 में जो 2016 हमारे एग्जांपल में 2016 की होल्डिंग की वजह से जो 2019 में एसएससी को जो बोनस शेयर्स राइट शेयर्स कन्वर्जन वगैरह पर सिक्योरिटी मिल रही है तो उनका क्या होगा। तो बोर्ड ने ही क्लैरिफाई किया कि उन पर भी गार के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, रिकॉल कीजिए, ये बात भी आपने देख रखी है। तो बोर्ड ने एक सर्कुलर इशू करके जो चीज है और क्लैरिफाई की गार के ये हैवी प्रोविजंस हैं, इनकी वजह से उन क्लैरिफिकेशंस में उन्होंने इस तरह का जो मैसेज है वो माय डियर फ्रेंड्स पास ऑन किया। तो आप देखेंगे उन क्लैरिफिकेशंस में उनके सामने जब ये इशू गया उन्होंने ये बात क्लैरिफाई की कि देखिए उन्होंने बस यही कहा कि अगर 1 अप्रैल 2017 से पहले जो सिक्योरिटीज ओरिजिनली एक्वायर कर ली गई, अब अगर उनकी वजह से बोनस सिक्योरिटी मिल रही है या अगर कन्वर्जन का केस है, कन्वर्जन पर कोई सिक्योरिटी मिल रही है, कोई स्प्लिट अप पर कोई सिक्योरिटी अगर मिल रही है कि तब 100 रुपए का शेयर था अब 80 रुपीज वाला शेयर या 50-50 वाले 2 शेयर समथिंग लाइक दैट, तो वो ग्रैंडफादरिंग रूल में आएंगे क्या। तो जो इन्वेस्टर है वो उनके रिस्पेक्ट में भी ग्रैंडफादरिंग रूल का जो बेनिफिट है वो ले सकेगा। तो ओरिजिनल सिक्योरिटी 1 अप्रैल 2017 से पहले की हो तो उस पर भी गार नहीं लगेगा, उसकी वजह से कोई सिक्योरिटी पिक्चर में आई है तो उस पर भी गार की जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये छोटी सी बात यहां पर आपने और देखनी थी। आइए जब हम बात कर ही रहे हैं बोर्ड की क्लैरिफिकेशंस की तो कुछ चीजें और भी हो जाए। मैं एक एग्जांपल से आपके सामने बात रखता हूं। अगली बात जो इसमें गलती होने का चांस लगता है, जैसे सपोज कोई एसएससी है, मान लेते हैं हम एक्स लिमिटेड। अब ये जो एक्स लिमिटेड है ना, हमें पता लगा क्या कि इन्होंने 2 ट्रांजैक्शंस में एंटर किया है। ओके, इन्होंने 2 ट्रांजैक्शंस में एंटर किया है। एक ट्रांजैक्शन के लिए सार है, सार है तो फिर वही लगेगा। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है इस ट्रांजैक्शन पर गार नहीं लग सकता, लेकिन ये जो दूसरा ट्रांजैक्शन है इसके लिए सार नहीं है, इसके लिए सार है ही नहीं। तो जब स्पेशल नहीं है तो फिर तो गार लग ही सकता है ना, बिल्कुल। तो अगर आपसे कोई ये कहता है विल गार बी इन्वोक्ड इफ सार अप्लाइज, हम कहेंगे बिल्कुल, बिल्कुल पॉसिबल है। इस किसी एसएससी पर अगर सार एप्लीकेबल हो रहा है तो क्या गार भी लग सकता है? क्या बिल्कुल लग सकता है। आप देखिए यहां इस केस में ऐसा कॉम्बिनेशन आपके सामने है।
अगर मैं केवल ये लाइन बोलता ना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था कि सर आपने तो स्टार्टिंग में बताया था कि जहां पर गार, जहां सार है तो वहां गार नहीं लगेगा। अरे तो यहां जो ये लाइन है वो इस तरह के केस के लिए है कि जहां पर सार नहीं लग पा रहा है उस ट्रांजेक्शन के लिए तो सस्सी पर गार लग ही सकता है ना। तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में केस की सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए गार और सार के जो प्रोविजंस है वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा सपोज मुझे अपने बिजनेस में एक मशीन चाहिए, मैं उसे हायर पर भी ले सकता हूं, मैं उसे परचेज भी कर सकता हूं, है ना। अब मैंने अगर उसका आउटराइट परचेज किया तो मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा, हायर पर लिया तो हायर चार्ज जाएगा। हायर चार्ज डेप्रिसिएशन से थोड़ा ज्यादा बन रहा है, मैंने हायर पर लिया है। अब ये वो कह के नहीं आपको तो खरीदनी चाहिए थी, आपको तो डेप्रिसिएशन लेना चाहिए था, वो कम मिलता तो मैं तो गार लगाऊंगा क्योंकि आपने हायर चार्ज मुझसे ज्यादा क्लेम किया है, डेप्रिसिएशन से ज्यादा है। अरे तो ये तो मेरी आप चॉइस खत्म कर रहे हो। तो ये नहीं चलेगा। जब बोर्ड के सामने ये रिप्रेजेंटेशन गई, will GAR interplay with the right of the taxpayer to select or choose method of implementing a transaction? Then answer is no. GAR असस्सी का जो राइट है कि वो either this or that, परचेज करना है परचेज करे, लीज पर लेना है लीज पर ले, उसमें कहीं कोई इंटरप्ले नहीं करेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, गार के जो प्रोविजंस हैं वो किसी ऐसे अरेंजमेंट को भी इम्परमिसिबल बना सकते हैं क्या, जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जो अब तो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग बन गया है, लेकिन जब ये सर्कुलर था तब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ही हुआ करती थी। तो क्या उस तरह के केस में भी जो गार के प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल हो सकते हैं? किसी अरेंजमेंट को जो अथॉरिटी ने कह दिया कि परमिसेबल है उसे गार प्रोविजन से इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बनाया जा सकता है? देन आंसर इज नो, क्योंकि गार मतलब जनरल, जहां कुछ नहीं है वहां लगेगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, will gar be invoked if arrangement is sanctioned मतलब permitted by an authority such as code, NCLT or is in accordance with judicial precedents etc, that is case laws, decisions etc। तो फिर मैं वही कहूंगा कि अगर अरेंजमेंट सैंक्शनड है, अप्रूव्ड है कोड के द्वारा, एनसीएलटी वगैरह के द्वारा, तो इस तरह के केस में गार के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। फ्रेंड्स, कोई अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है या नहीं कौन डिक्लेयर करेगा? प्रोसीजर भी रिफ्रेश करा दूंगा आपको। एक अप्रूविंग पैनल है वो करेगा, और कुछ केस में कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर। तो अब बेसिकली अगर मैं एक असस्य हूं, मेरा एक अरेंजमेंट किसी एक साल में अप्रूविंग पैनल ने सपोज परमिसिबल डिक्लेयर कर दिया, अब वही सेम अरेंजमेंट अगले साल में अगर अप्रूविंग पैनल ये कहें कि नहीं नहीं ये तो इम्परमिसेबल इस साल के लिए कहलाएगा, तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। यस फ्रेंड्स, देखिए तो बोर्ड के सामने जब ये इशू गया, विल अ कॉन्ट्ररी व्यू बी टेकन इन सब्सिक्वेंट years if arrangement held to be permissible in an earlier year। तो कोई अरेंजमेंट अगर अर्लियर ईयर में परमिसिबल था तो क्या सब्सिक्वेंट ईयर में कॉन्ट्ररी व्यू ले सकते हैं? अगर प्रिंसिपल कमिश्नर या अप्रूविंग पैनल ने कोई अरेंजमेंट अगर परमिसिबल एक साल में डिक्लेयर कर दिया और केस के फैक्ट सर्कमस्टेंसेस सेम है, तो प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी तो उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। गार के प्रोविजन को सब्सिक्वेंट ईयर में उसी अरेंजमेंट पर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ क्लैरिफिकेशंस थी जिनकी हमने बात की और जिसका यहाँ जिक्र हुआ है। आइए फाइनली, हालांकि एग्जाम के लिए थोड़ा सा कम रेलिवेंट है, लेकिन फिर भी मैं जो गार का ये प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लेंदी सेक्शन है, सेक्शन 144 बीए, जहां पर गार का प्रोसीजर में गिवन है, वो भी आपके सामने से एक बार निकाल देता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कि गार के प्रोविजंस को फाइनली इन्वोक किया कैसे जाएगा, तो देखिएगा जरा। डियर फ्रेंड्स, असेसिंग ऑफिसर का अगर असेसमेंट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स की किसी भी स्टेज पर उसके पास जो अवेलेबल मटेरियल एविडेंस है उनके बेसिस पर अगर वो ये नेसेसरी फील करता है क्या कि कोई अरेंजमेंट एज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर होना चाहिए एंड जो टैक्स कॉन्सिक्वेंस है वो अकॉर्डिंगली डिटरमाइन किए जाने चाहिए, तो उसकी ताकत नहीं है कि वो खुद ऐसा कर पाए, वो अपने सीनियर दैट इज कमिश्नर को केस रेफर करेगा। अब वाकई उस केस में गार इनवोकेबल है या नहीं, इस पर अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कमिश्नर असेसी को एक नोटिस इशू करेंगे। उस नोटिस में वो एक टाइम स्पेसिफाई करेंगे जो 60 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, उसमें वो असेसी को एक अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेंगे। असेसी का वो अरेंजमेंट क्यों इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर ना किया जाए, उसके लिए असेसी के पास में
क्या ऑब्जेक्शंस हैं उन्हें सबमिट करने के लिए वो इस नोटिस से अपॉर्चुनिटी देंगे। फिर हो सकता है कि एसएससी ऑब्जेक्शंस फाइल करे। यस, एसएससी की तरफ से दो रिएक्शंस पॉसिबल है, हो सकता है कि ऑब्जेक्शंस फाइल करे या हो सकता है कि वो ऑब्जेक्शंस फाइल ना करे। एसएससी के पार्ट पर ये दो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। अब मान लेते हैं कि एसएससी ने जो ऑब्जेक्शंस है वो अपने फाइल किए, ओके। अगर कमिश्नर एसएससी की एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि वाकई एसएससी का ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, अरेंजमेंट में कोई टैक्स बेनिफिट की कोशिश नहीं की जा रही है, तो फिर कमिश्नर क्या करेंगे, वो इस फैक्ट को एओ को कम्युनिकेट कर देंगे राइटिंग में एक ऑर्डर पास करके, जिसकी एक कॉपी एसएससी को भेज देंगे। और अब एओ को उनके सीनियर ने जब कह दिया तो फिर एओ बिना गार्प के प्रोविजंस के उस असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए प्रोसीड करेंगे, बात खत्म। लेकिन अगर कमिश्नर एसएससी के ऑब्जेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर कमिश्नर एसएससी की स्टोरी से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो कमिश्नर की भी ताकत नहीं है कि वो खुद उस अरेंजमेंट को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कह सकें। वो एक अप्रूविंग पैनल को केस रेफर करेंगे, उन्हें उस अरेंजमेंट को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर करने के लिए केस रेफर कर देंगे, ओके। अच्छा, ये अप्रूविंग पैनल मतलब a bench of 3 members as constituted by the central government, जिसमें एक चेयरपर्सन होंगे, वो चेयरपर्सन हाई कोर्ट के या तो एग्जिस्टिंग जज होंगे या रिटायर्ड जज होंगे। एक दूसरे मेंबर आईआरएस का एग्जाम पास करके आए होंगे जो चीफ कमिश्नर से लोअर रैंक के नहीं होंगे, और एक मेंबर हम कह सकते हैं कि टेक्निकली एक्सपर्ट होंगे सब्जेक्ट में, वो एकेडमिक और स्कॉलर होंगे जिनके पास में डायरेक्ट टैक्सेस, बिजनेस अकाउंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस की स्पेशल नॉलेज होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो अप्रूविंग पैनल है उनके पास में अब केस रेफर होकर आ गया, तो ये अप्रूविंग पैनल एसएससी एंड एओ को एक अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देंगे, वो कमिश्नर को फर्दर इंक्वायरी करके उसका रिजल्ट रिपोर्ट करने के लिए कह सकेंगे, वो डिपार्टमेंट से एसएससी के रिकॉर्ड मांगकर उसको एग्जामिन कर सकते हैं, वो एसएससी से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस फर्निश करने के लिए कह सकते हैं, और फिर अगर उन्हें फिट फील होगा तो वो डेफिनेटली किसी अरेंजमेंट को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर करने की डायरेक्शन एओ को इशू कर सकेंगे। अगर एसएससी का वो अरेंजमेंट सपोज 2-3 साल से टैक्स बेनिफिट एसएससी को दिलवा रहा है, तो अप्रूविंग पैनल वो प्रीवियस ईयर्स भी स्पेसिफाई कर सकेंगे जिसके लिए वो अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट डिक्लेयर किया जा रहा है। वो अरेंजमेंट एसएससी कमिश्नर और कमिश्नर के जूनियर दैट इज एओ पर बाइंडिंग होगा, उसके अगेंस्ट में कोई अपील तो पॉसिबल है ही नहीं। क्या कोई टाइम लिमिट है क्या? यस, व्हाट इज द टाइम लिमिट? अप्रूविंग पैनल को जिस मंथ में केस रेफर हुआ उस मंथ के क्लोज होने से 6 मंथ्स उन्हें मिलेंगे, किसके लिए? अपना ऑर्डर पास करके देने के लिए। चलो, कर दिया उन्होंने अपना ऑर्डर पास, तो अब एओ को जब ये डायरेक्शन मिली गई, तो अब एओ फ्रेंड्स गार के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली उस असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए प्रोसीड कर सकेंगे, और गार प्रोविजंस इन्वोक करने से अगर एसएससी पर टैक्स डिमांड बन रही है, अगर बन रही है, जरूर बनेगी, 3 करोड़ से ज्यादा बनेगी तभी गार लग रहा होगा, नहीं तो लगेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे केस में ऐसी डिमांड वाले ऑर्डर को पास करने से पहले एओ कमिश्नर की अप्रूवल और ले लेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, ये तो सारी कहानी तब थी, ये पूरा डिस्कशन जो भी आपने देखा ये तो तब पिक्चर में आया था जब एसएससी ने ऑब्जेक्शन रेज किए थे। लेकिन तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जब एसएससी को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि बताओ आपका ये अरेंजमेंट इम्परमिसिबल क्यों ना ट्रीट किया जाए, और एसएससी साइलेंट रहे, एसएससी ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया, मतलब इनडायरेक्टली वो अपनी गलती मान रहे हैं। तो अब इसमें बड़ी बॉडी के पास केस को भेजने की जरूरत नहीं है। इस केस में तो कमिश्नर खुद उस अरेंजमेंट को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के डिक्लेरेशन की डायरेक्शन इशू कर सकेंगे। एओ के लेवल पर चीजें सेम है। आगे एओ तो अब कमिश्नर ने भी अगर उनको कह दिया तो गार के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली वो असेसमेंट कंप्लीट कर देंगे, एंड एसएससी पर अगर कोई टैक्स डिमांड निकल रही है, जरूर निकल रही होगी, 3 करोड़ से ज्यादा बन रही होगी इन एग्रीगेट पूरे ग्रुप पर, मतलब उस अरेंजमेंट की पार्टीज पर, तो जो टैक्स डिमांड वाला केस होगा उसमें वो अपना ऑर्डर पास करने से पहले कमिश्नर से एक अप्रूवल और ले लेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो कॉमन है, राइट माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट आपने देखा ये तो कॉमन है, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूं कि हाँ, हमने ये जो सेक्शन 144 बीए है तो थोड़ा सा लेंथी सेक्शन आप देखेंगे बेयर एक्ट से, लेकिन इस डायग्राम में वो सारा कवर कर दिया गया है, ठीक है।
तो यस, अब मैं कह सकता हूं कि हाँ, हमारा आज का जो टारगेट था जिसमें गार को भी हमें डिस्कस करना था, हमने गार को भी फुल फ्लेज्ड वे में यहां पर रिफ्रेश कर लिया अलोंग विद बोर्ड सर्कुलर एटसेट्रा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको फ्रेंड्स यही डिस्कशन काम भी आएगा। डबल टैक्सेशन रिलीफ को हमने सबसे पहले रिवाइज कर लिया और मिलेंगे फ्रेंड्स हम रिवीजन सेशंस की सीरीज में नेक्स्ट पार्ट में एक मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक दैट इज ट्रस्ट टैक्सेशन के साथ में। लेकिन उससे पहले हम प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज जो साथ ही साथ चला रहे हैं उसमें नेक्स्ट सेशन में मैं डबल टैक्सेशन रिलीफ और जो गार हमने अभी डिस्कस किया उससे रिलेटेड जो ऑल क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने अर्लियर ओकेजन पर भी कहा था कि नियर एंड डियर जिनका भी मैं 2023 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट ड्यू हो, तो मैं अभी गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव पर जो क्लासेस हैं वो अपनी लॉन्च कर रहा हूं और वो उसका प्री ऑर्डर बुक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आप अपने नवंबर एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करो, जो भी डाउट डिफिकल्टीज आते हैं आप मुझसे कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।